देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन। पीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन स्थल पर एक प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण। पीएम ने इस दौरान देशवासियों से भी अपील करते हुए कहा, विदेशों में नहीं बल्कि भारत में ही शाही समारोह आयोजित करें। पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया के जैसे ही मेड इन इंडिया पर ध्यान दें। वहीं समिट को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड निवेश के लिए सबसे बेहतर प्रदेश है। यहाँ डबल इंजन की सरकार और उत्तराखंड की पॉलिसी से बेहतर विकास हो रहा है। इन्वेस्टर समिट की आप देखिए रोड शो, जब पीएम नरेंद्र मोदी आए थे तब उन्होंने रोड शो किया था, स्टॉलों का निरीक्षण किया था और उसके बाद HOH का ब्रांड लॉन्च हुआ और समिट का उसके बाद उद्घाटन किया गया। ये 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। और मैं तो एक और बात कहूंगा, शायद यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। भाइयों बहनों, हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने का काम किया है और समाज को सही दिखाने का भी कार्य किया है। इनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब भी हम आज राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन सभी महान विभूतियों का अंश हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां स्वामी विवेकानंद की भांति
भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भांति राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की भांति शोषितों और वंचितों को उनकी चिंता कर रहे हैं और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह उनके आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, महाजनो येन गथा स पंथा, यानी कि जिस मार्ग पर विद्वान लोग चलें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम भी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प रहित संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। रसना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पीयूष खंबाटा जी समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले आपने ऐलान कर दिया कि आप गुलाब के क्षेत्र में गुलकंद बनाएंगे, रोज़ वाटर बनाएंगे, रोज़ के शरबत बनाएंगे। क्या उद्देश्य है आपका और आपका मकसद क्या है? मैं हमेशा मानता हूँ इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को साथ में चलना चाहिए। आज कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट कोरिया का हुआ है, जापान का हुआ है, जब गवर्नमेंट और इंडस्ट्री साथ में चलती है। तो जो गवर्नमेंट की हमेशा मिशन रहे, रसना हमेशा उसका पार्ट रहा है। जैसे कि मेक इन इंडिया रसना का हमेशा पार्ट रहा है, आत्मनिर्भर भारत हम उनके पार्ट रहे। अभी जो प्राइम मिनिस्टर विजन है कि भैया लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल लिया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यस्टरडे ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो यहाँ के 2-3 प्रोडक्ट है उसको हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। खास करके रोज ऑयल, रोज वाटर, रोज शरबत, रोज इसको कैसे ले जाएंगे, उस पर हमारा काम चल रहा है। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की बात जो है प्रधानमंत्री ने कही है और उसको चरितार्थ आप करने जाएंगे, उत्साहित हैं? मैं नहीं, काफी मेरे जैसे जुड़ेंगे। ये एक आइटम नहीं है, काफी चीजों में है। आज हैंडीक्राफ्ट है, कपड़े हैं, उसमें भी ले जा सकते हैं। मैं मानता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम बिजनेसमैन हैं, पर हम ऐसा कुछ काम करें जिसका बिजनेस का भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, आम नागरिक का भी फायदा हो, ज़्यादा अच्छा है। और इसीलिए मेरा हमेशा सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान रहता है। और ये जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं हम, वो एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी। और मेरा मानना है टाइम जरूर लगता है, इंडिया में तो लोग समझ जाएंगे, फॉरेन में टाइम लगता है, पर धीरे धीरे लोगों को भी एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। एक नेचुरल डिमांड है। आप मानोगे नहीं, मैं अभी नॉर्वे में था, नॉर्वे तो कोई जाता नहीं, वहाँ भी योगा सेंटर है और इंडियन उसको चला रहा है। मैं खुद मैंने कहा क्या हो गया, और वो मैंने पूछा भैया किसने प्रमोट किया? नेचुरल, लोगों को योगा सीखना है। आज सोशल मीडिया ये जो अवेयरनेस आ गया है, तो आज ऐसा नहीं है कि इंडियन को रोज वाटर चाहिए, फॉरेन में भी रोज वाटर चाहिए। तो उसका जो नेचुरल डिमांड है इंडियन प्रोडक्ट का, इंडियन साइंस का, उसको हम लोग कैसे अट्रैक्ट करके लिए, ये हमारा काम है। सर, बहुत सारे यहाँ पर पुष्प हैं, जैसे बुरांस हो गया, माल्टा हो गया, इनके बहुत सारे औषधि गुण हैं। इस बार भविष्य में आपके द्वारा सोचा जा सकता है? बिल्कुल, इसीलिए हम R&D में ये सब चीज़ पे काम कर रहे हैं। मैंने अभी एक बताया च्यवनप्राश रोज, उस पर भी काम हो रहा है। ये सब चीज़ में टाइम थोड़ा लगेगा, पर वो होता है। ये क्या बोलते हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम है। और हमने रसना में कभी रिसर्च को इम्पोर्ट नहीं किया, हम खुद रिसर्च करते हैं, तो थोड़ा टाइम होगा। और पर डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, प्रधानमंत्री कहते हैं, और मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी होती है। ये गारंटी दे के गए, आपको लगता है चरितार्थ होगा, धरातल पर उतरेगा? हाँ, मैं तो गारंटी पे मेरा पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ, बाकी लोगों को चिंता है नहीं है, मैं तो रेडी हूँ। और नॉट बिकॉज ऑफ इस गारंटी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज कोरोना में हमने सबने क्या किस में फ़ायदा देखा? हमने नहीं देखा इंडियन आंवला टर्मरिक में फ़ायदा। जो इंडियन क्रॉप है उसमें ही दम है, और इंडियन क्रॉप का नेचुरल डिमांड है, रिपीट कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना ही है। आज ग्रीन टी है, वो पहले आदमी मानता नहीं था, हर आदमी ग्रीन टी पी रहा है। तो मैं कहता हूँ, अगर हर आदमी ग्रीन टी पी सकता है, हर आदमी आंवला खा सकता है, तो हर आदमी यहाँ बाकी प्रोडक्ट को क्यों नहीं लेवे? तो उस पर हमारा काम कम
गवर्नमेंट के साथ मिल पे होना चाहिए। और डेफिनेटली उत्तराखंड गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। आयुष पॉलिसी हो, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी हो, इनका काम है सपोर्ट करना, वो डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है। और यहाँ की गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है और लोगों को भी इंटरेस्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर काम करने में। तो जब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, लोगों को इंटरेस्ट है, फार्मर को इंटरेस्ट है और हम सबको इंटरेस्ट है, तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट होगा ही, वही सबसे बड़ी गारंटी। थैंक यू सर। थैंक यू। हमने बात की रसना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पीयूष खम्बाटा जी से। उनका साफ तौर पर कहना है कि वोकर फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का जो अवधारणा जो है, जो सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उसको वो चरितार्थ करेंगे। और उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, जिसको लेकर अब वो उत्तराखंड में गुलकंद, रोज वाटर और रोज शरबत बनाने जा रहे हैं। HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। तो आज उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। आज से शुरुआत हो गई। निवेशक आए हैं, निवेश करेंगे, तमाम तरह की जो है अब योजनाएं बताई गई है निवेशकों को। प्रधानमंत्री को आपने सुना, आपने मुख्यमंत्री को सुना, किस तरह से वो चाह रहे हैं कि उत्तराखंड जो है एक ऐसा राज्य बने जो देश में सबसे अग्रणी राज्य हो और जिसकी साख जो है देश दुनिया में और भी बढ़े। ऐसे में हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रेम बहुखंडी जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर प्रेम बहुखंडी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी जुड़ चुके हैं और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह भी जुड़ चुके हैं। फिलहाल तो सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। रोहित, आज उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हुआ है, कितना खास रहा ये उद्घाटन और क्या कुछ देखने को मिला है इस उद्घाटन के दौरान? देखिए मनीष, शुरुआती जो संबोधन रहा वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि प्रदेश में अनुकूल परिस्थितियां हैं और सबसे बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है और ये गारंटी जो है सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड भी हो रही है और मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। और मुख्यमंत्री ने इस बात को भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट गुजरात की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है आयोजन किया गया है। बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री ने रखी हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर 6000 एकड़ का जो लैंड बैंक उद्योगों के लिए यहाँ पर राज्य सरकार ने स्थापित किया है, पॉलिसीज को लिबरल किया है, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में बहुत अच्छा है। टनल्स की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो वहाँ पर भी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। ये सारी बातें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है मनीष, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, इस परिकल्पना को उद्योगपतियों को चरितार्थ करना है। और जब हमने रसना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं पीयूष खम्बाटा, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पीएम के संबोधन से पहले ही मैंने ये घोषणा कर दी थी कि हम उत्तराखंड में रोज वाटर, रोज ड्रिंक और गुलाब से बनी हुई गुलकंद जो है बनाने का काम करेंगे और आने वाले समय में और पहाड़ी जो उत्पाद हैं, चाहे बुरास का शरबत हो, माल्टा का शरबत हो, इस ओर भी हमारा अध्ययन चल रहा है। तो एक बड़ा टारगेट जिस बात को लेकर हम आप लगातार कयास लगा रहे थे वो चरितार्थ होता दिख रहा है। अभी भी सेशन जो है उद्योगपतियों का चल रहा है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनके साथ तमाम जो उद्योगपति हैं, जो टूरिज्म के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहता है वो टूरिज्म सेक्रेटरी के साथ बैठा हुआ है, जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहता है वो शिक्षा सचिव के साथ बैठा है। अलग अलग क्षेत्र के जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो उद्योगपति आए हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के सचिवों के साथ, सेक्रेटरी के साथ बैठकर इस समय सेशन में अपनी क्या कुछ ब्लूप्रिंट है उसको रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत एक इनॉग्रेशन भी किया, उद्घाटन भी किया हाउस ऑफ हिमालयास का, यानी कि उत्तराखंड के अब जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें हाउस ऑफ हिमालयास के नाम से जाना जाएगा और इसको पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी। और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है तो ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पीएम मोदी ग्लोबल लीडर हैं और उनकी बात जो है हर कोई मानता है। एक अच्छी बात उन्होंने और की है कि जैसे मेक इन इंडिया पर हम लोगों ने काम किया, उसी तरह से वेडिंग इन इंडिया पर भी ध्यान देना होगा। और इस बात की संभावना भी जताई कि आने वाले 5 सालों में डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब हम शादी ब्याह करते हैं तो आशीर्वाद ईश्वर का लेते हैं और वैसे में जब जो शादीशुदा जोड़े हैं वे विदेशों का रुख करते हैं, क्यों ना वो उत्तराखंड आए, जो
तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है और देवों की नगरी जानी जाती है, उत्तराखंड का रुख करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान जो है सभी लोग स्वीकार करते हैं। हमने देखा है कि आदि कैलाश हो या फिर पार्वती कुंड हो, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहाँ पर लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई और वहाँ पर जाने वाले लोगों का हुजूम भी उमड़ रहा है। चाहे केदारनाथ की बात करें या फिर बद्रीनाथ की बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर आवागमन हुआ है, उसके बाद से ही इस बार तीर्थयात्रियों ने वहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मनीष, एक अच्छी बात है कि बहुत सारी युवा जो हैं वो स्वयं ही हमसे बात करना चाह रहे थे, तो हम चाहते हैं कि युवाओं से भी हम बातचीत करें कि आखिर आज के सेशन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कुछ सीखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को किस दृष्टिकोण से वो देखते हैं। क्या कुछ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन हुआ किस रूप में देखते हैं उससे और कितना लाभकारी है प्रदेश के लिए? मैं आपसे पहले भी बता चुका था कि इस संबोधन से हमको बहुत फ़ायदा होगा। जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इससे हमको हमारी सामने नई चीज़ें आएंगी। और जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको संबोधन किया तो वो 2-3 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इससे पहले था मेक इन इंडिया, अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक नया अपना एक पॉइंट आउट किया, वेडिंग इन इंडिया, जिससे कि वेडिंग इन इंडिया का मतलब उनका ये था कि जैसे हम जो शादी करके विदेश जाते हैं वो शादी करके हम अपने देश में रहें, अपने उत्तराखंड देवभूमि में आए, जिससे हमारे जीडीपी में भी ग्रोथ हो। और हमारा जो अर्थव्यवस्था, मैंने आपको पहले भी पॉइंट आउट किया था, अभी भी पॉइंट आउट करता हूँ कि सबसे बड़ा हमारा मोदी जी का संबोधन है कि हम आने वाले कुछ साल में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के निकले भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए। और विश्व के लिए एक हम इमेज बनाए कि हमारे वो चीज़ों पे अपना रूल फॉलो करे। जैसे उन्होंने कोरोना महामारी के बाद भी जो अभी अंदर जो बातें हुई उसको संबोधन किया, तो कोरोना महामारी के बाद उन्होंने दिखाया कि वो अपने चीज़ों से कैसे दूसरे देशों को नेतृत्व कर सकते हैं और इससे हमारा क्या फ़ायदा है। इससे इन्वेस्टर्स का हमारे युवाओं पे, हमारे बुजुर्गों पे बहुत सारे भीड़ था, बहुत सारा जोश था सबको लेके कि मोदी जी क्या करेंगे, क्या इन्वेस्ट करेंगे। फिर 2100 करोड़ कुछ निवेश का वो बात किए, जिससे हमारे अंदर जो गरीब है लोकल वाले उनको भी निवेश करने का मौका मिलेगा। तो नॉट फॉर ओनली बिग इन्वेस्टर्स बट हमारे नरेंद्र मोदी जी आल्सो मतलब लोकल रीजन पे भी फोकस कर रहे हैं और हमारे जो छोटे छोटे इनोवेशन आइडिया हैं ऐसे सबमिट करा के वो आगे लाने का क्रिया जारी कर रहे हैं, जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल मनीष, ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने की है। न सिर्फ बड़े उद्योगपति, जो कि छोटे उद्योगपति हैं, उनको भी निवेश के मौके मिल सकते हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि जब देश में तीसरी सरकार केंद्र में अच्छा रोहित जी मनीष, कोई वहां पर उत्तराखंड का युवा है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा, कोई ऐसा उत्तराखंड का युवा है, उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए कि जिस तरह से विजन लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं उस विजन को वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो युवा हैं और वो भी चाहते हैं कि वो उनकी पढ़ाई खत्म हो तो उनको रोजगार मिले। और ऐसे में आज वो इन्वेस्टर समिट खुद देखने आए हैं ये लोग, और उनको क्या लग रहा है कि ये जब धरातल पर उतरेगा, चीजें जब धरातल पर उतरेंगी तो उनको लग रहा है कि जो उनका सपना है वो साकार होगा, उत्तराखंड का सपना साकार होगा अगर कोई उत्तराखंड का युवा मिल जाए तो। उत्तराखंड से यहाँ पर कौन है? उत्तराखंड से तो अभी वो हमारे साथ, अभी उत्तराखंड से जो छात्र हैं वो इस समय ग्रुप में नहीं है मनीष, लेकिन फिर भी हम अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जब तीसरी सरकार केंद्र में आएगी तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत बन के उभरेगा। सर, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो अभी उन्होंने अपना बताया, अपना सहमति दिया, उस चीज़ को लेके मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब जो हमारा उत्तराखंड है जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अब वो रियल में एक देवभूमि के नाम पे काफ़ी उभरेगा, तय करना चाहूँगी मैं। आज का जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहा, प्रधानमंत्री बहुत आश्वस्त दिखे और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं, उनको सुनने के लिए आते हैं। और जिस तरह से लोग आए, आपको लगता है कि उनकी बातें लोगों के मन में घर की होंगी? हाँ सर, उनकी बातें अधिकतर युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करती हैं। वैसे भी वो चाहे फिर भी कोई भी मतलब स्टेज के लोग हों, चाहे बुजुर्ग लोग हों या युवा लोग हों, सबके लिए बहुत मतलब कि मोटिवेट, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सबको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। और इसीलिए उनको कहा जाता है कि बेस्ट लीडर वो इसीलिए है इंडिया के, और इसीलिए ऐसे प्रधानमंत्री की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, मतलब लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की बात यहाँ मोदी जी ने की है। इसको कितना सही मानती हैं, कितना अच्छा निर्णय है?
ये बहुत अच्छा निर्णय है। मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने बताया कि उत्तराखंड की बहुत सारी लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं हमें उन्हें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इनकी मार्केट्स बढ़ेगी। अगर मार्केट कैपिटा बढ़ती है तो ये ग्लोबल स्टेज पे जाएंगी, जिससे इनका एक अपना ब्रांड बनेगा, जिससे हमारे देश का भी नाम होगा। और इससे क्या होगा कि जैसे इससे बिज़नेस बनेंगी तो हमारी जीडीपी में भी इजाफा होगा। जैसे उन्होंने कहा कि उनके तीसरे टर्म में वो देखते हैं कि हमारी जो देश है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप्स लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और हम सबको इसका स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मनीष, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, ये जो अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, इसको हर युवा जो है सराह रहा है। और महत्वपूर्ण बात पीएम ने ये भी कही है कि जब भारत में तीसरी सरकार अब आएगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 जब आएंगे तो विश्व में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ये बड़ी बात है। और जिस तरह का विजन, ठीक है रोहित, बने रहिए आप। विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि ठीक है रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रेम बहुखंडी जी, आप किस तरह से, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, पीएम मोदी ने दो बड़ी बातें कही। एक हाउस ऑफ हिमालय की बात हुई कि जितने प्रोडक्ट होंगे अब वो हाउस ऑफ हिमालय के नाम से ही वो बाहर जाएंगे। और ऐसे में एक चीज़ और कि जो अब वेडिंग इन इंडिया जो एक उन्होंने दे दिया ना कि क्या नाम है उस, वो किस तरह से आप इसको देखते हैं, इस पूरे विजन को देखते हैं? क्योंकि उनका एक चीज़ कहना था कि जोड़े जो है विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन ढूंढते हैं, शादी करते हैं। आप उत्तराखंड आइए, यहाँ बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, यहाँ शादी कीजिए, इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। दूसरे, आप विदेशों में जा रहे हैं घूमने के लिए, यहाँ पर जाइए, जब जोड़े भगवान बनाते हैं तो यहाँ पर भगवान के दर्शन कीजिए। किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए हुए हैं, मैं सबसे पहले तो उनका स्वागत करता हूँ। और मुझे एक बड़ा दुख हुआ इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, मैं उम्मीद कर रहा था उनसे, जिस तरह का उन्होंने अपना स्टेटस क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह से उनके बारे में बात की जाती है, कि वो जो पिछला इन्वेस्टर समिट हुआ था उसके बारे में एक श्वेत पत्र रखेंगे कि पिछले इन्वेस्टर समिट में जो इतना पैसा खर्च हुआ था, कि बताते कि कुल कितना पैसा लगा था उस को ऑर्गेनाइज करने में, कुल कितना इन्वेस्टमेंट आया था, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ लगा है, उस इन्वेस्टमेंट ने कितनी जॉब जनरेट की है। एक तो पहला यहाँ पर मुझे थोड़ा सा उनसे निराशा हुई है कि भाई उनको रखना चाहिए था। उनसे हम उम्मीद करते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ये कोई चुनाव प्रचार की बात होती है, मैं किसी व्यक्ति पे एलिगेशन लगाता, लेकिन वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो वो है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की अवधारणा की बात, आपने जो बच्चे दिखाए उन बच्चों में एक उत्तराखंड का बच्चा नहीं था। सीधा सी बात है। मेरा आज भी ये प्रश्न है कि इन्वेस्टमेंट समिट में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और देहरादून का जो पर्वतीय इलाका है या नैनीताल का जो पर्वतीय इलाका है, वो कहाँ था? क्या उसके लिए कोई प्लान डेवलप किया गया है? और उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो अवधारणा थी, वो अवधारणा इन्हीं क्षेत्रों के लिए थी जिनकी बात मैंने करी है। उन क्षेत्रों के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की बात तो हमने कभी नहीं करी है। हमने तो ये कहा था कि छोटी छोटी इंडस्ट्री लग जाती है, क्योंकि हमारी दिक्कत ये है पहाड़ की, हमारे पास लैंड नहीं है, हमारे पास जमीन ही मुश्किल से 8 से 9% है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा मेरे को निराशा हुई है प्रधानमंत्री के इस भाषण से, इस पूरे आयोजन से। क्योंकि अगर श्वेत पत्र जारी कर देते और बता देते कि पिछली बार ये हुआ, तो फिर उस पर विश्वास किया जा सकता था कि जो अब वो कह रहे हैं वो शायद अगला तो होगा ही होगा। तो जब पिछला ही नहीं हुआ है, उसकी उन्होंने अभी तक रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाई। बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो कम से कम रिपोर्ट कार्ड तो रखता है कि पिछले साल उसने इतना पढ़ा, इतने नंबर आए, इतना कम आए। वो रखना चाहिए था, वो मुख्यमंत्री को रखना चाहिए था, या प्रधानमंत्री तो देश के नेता हैं, उनको तो रखना ही चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा है कि हाउस ऑफ हिमालय की बात है। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री या पूरी मंत्रिमंडल या उत्तराखंड का जो मंत्रिमंडल है, वो मुझे प्रोडक्ट बता दे, कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की बात कर रहे हैं। वो हिमालय के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी वो मार्केटिंग करेंगे? हवा में एक जुमला फेंक देना, हवा में एक जार्गन क्रिएट कर देना, वो बहुत आसान होता है। HOH बोल दिया, अब वो HOH पे उलझा के रखिए 3 महीने 4 महीने, कह दो कि मुझे थर्ड टर्म में इलेक्शन चाहिए, जीतना है, इसलिए मैं HOH की बात कर रहा हूँ। वो मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्लियर कट तो पता चले कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे। प्रोडक्ट के नाम पर हमारे पास है क्या? गंगा जल पर आपने GST लगा रखी, जो हमारे पास सबसे आसान था। दूसरी बात दिखती है। तीसरी बात जो दिखाई देती है, उन्होंने कहा जो वेडिंग की बात कर रहे हैं,
डेस्टिनेशन के तौर पे हिमालय में ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वेडिंग डेस्टिनेशन क्रिएट कहाँ किए जाएंगे उस पर अभी कोई क्लियरिटी नजर नहीं आई है। क्या वो वेडिंग डेस्टिनेशन औली के आसपास होंगे, वो त्रिजुगी नारायण में होंगे, या वो हरिद्वार और देहरादून के आसपास के जो रिजॉर्ट हैं उनमें होंगे? तो उनमें फिर अगर पर्वतीय लोगों का क्या मामला है, ये उनके उससे मुझे थोड़ा सा निराशा हुई है। मैं उम्मीद कर रहा था उनसे कि वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक हमारे राज्यसभा मेंबर भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बलोनी जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि उनका जो विजन है कि उनके गांव से पलायन हो गया है, 800-900 गांव भूतिया हो चुके हैं, 1500 गांवों के अंदर 50% पॉपुलेशन हो चुकी है, वन्य जीवों का जो हमला लगातार पहाड़ के अंदर लोगों पर हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे इस ग्लोबल जो इन्वेस्टर समिट है इसके अंदर, और ये कहेंगे कि ये जो समिट हो रहा है इससे जो इन्वेस्टमेंट आएगा उससे इन समस्याओं का हल भी निकला जाएगा। पहाड़ के अंदर हमने पिछली बार भी कहा था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा था कि हम पिथौरागढ़ के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, हमें हिल एग्रीकल्चर को लेकर यूनिवर्सिटी की जरूरत है, हमारे को टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की जरूरत है पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर, हमारे जो ब्लॉक के हॉस्पिटल हैं उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, उस पर कहीं कोई विजन दिखाई नहीं दे रहा। अगर इन्वेस्टमेंट उनके लिए नहीं आ रहा है तो फिर इन्वेस्टमेंट किस चीज के आ रहा है उसका मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। ठीक है, संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए। मनीष जी देखिए, ऐसा बोला जाता है कि वी हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट सी। हमारे पास अकुत जो प्राकृतिक संपदा है और जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको वो तमाम देश और विदेश के लोगों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करती है। उत्तराखंड देवभूमि है, 4 धाम की यात्रा यहाँ पर देश और विदेश के तमाम लाखों करोड़ों लोग लगातार आते हैं और टूरिज़्म का एक ये बहुत बड़ा सेक्टर है। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, आज के वक्तव्य में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि उत्तराखंड का मुझ पर विशेष उपकार है। उत्तराखंड का क्योंकि यहाँ ये उनकी तपस्थली भी है, ये उनकी एक श्रद्धा का केंद्र भी है और उत्तराखंड के लिए वो हमेशा चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक गीत है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ उत्तराखंड तुझको मैं और भी क्या कुछ दूँ। तो इसी भावना को लेके वो सदा ही जिस प्रकार से डबल इंजन की हमारे यहाँ सरकार चल रही है और दिल खोल के उन्होंने यहाँ पर हमको प्रोजेक्ट्स दिए हैं, चाहे हम ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात करें, चाहे हम केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवेज की बात करें और जो देहरादून मसूरी का रोपवेज बनने जा रहा है, इनसे जो टूरिज़्म का हमारे को एक बहुत बड़ा संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने जा रही है। तीसरा, जैसे कि उन्होंने कहा कि तीसरा दशक, पहले भी यही कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसी दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार की 1.5 लाख करोड़ की जो योजनाएं परियोजनाएं हमारे यहाँ इस समय गतिमान है। जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, ऑल वेदर रोड और रेलवेज, रोपवेज, साथ ही जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, तो इसको हम लोग ना केवल एक आवागमन के साधन के रूप में ना देखें, बल्कि आने वाला जो उत्तराखंड का एक स्वर्णिम भविष्य है उससे हम इसको यदि जोड़ के देखते हैं तो दिल्ली और देहरादून राष्ट्रीय राजधानी की और उत्तराखंड की राजधानी की जो दूरी 8 घंटे से सिमट के 2-2.5 घंटे रह जाने वाली है, उससे टूरिज़्म में बेतहाशा वृद्धि होने वाली है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बात का उल्लेख किया कि हमारा जो तीसरा टर्म होगा, तीसरे टर्म में हम देश की जो अर्थव्यवस्था को पूरे वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग लेकर आएंगे। और पहाड़ की पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा, पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में जो आज हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक लक्ष्य रखा गया था और उसमें अभी तक 3 लाख करोड़ का जो MOU
साइन हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का विशेष उल्लेख किया कि हम तमाम जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसमें लचीलापन लाएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से किसी भी योजना परियोजना को पास करने में और उनके जो कागज पत्र बनते हैं उसमें किसी भी प्रकार की देरी ना हो, उसके लिए एक बहुत सुव्यवस्थित हमने अपना एक पूरा अमली जामा पहनाया है। बात तो और एक विशेष बात उन्होंने करी, मनीष जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बात का उल्लेख करते हैं वो जो भी बात का आह्वान करते हैं उसको पूरा देश सर माथे लेता है और उसके अनुसरण भी करता है और उनको एक सम्मान भी देता है। जैसे पहले भी जब उन्होंने एक मोटे अनाज की बात करी थी तो पूरे देश ने और साथ ही साथ न केवल देश ने बल्कि विदेश ने भी पूरे संसार भर में उनकी इस बात का अनुसरण किया गया। आज मोटा अनाज जिसको लोग बिल्कुल सेकंड थर्ड नंबर पे लेके आते थे, आज उसको हम प्रायोरिटी पे लाने लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने डेस्टिनेशन मैरिज की बात करी, एक बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन होगा हमारी टूरिज्म में, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको, हमारी जो स्टेट जीडीपी है उसको डबल ट्रिपल करने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण। बहुखंडी जी देखिए, ठीक है बहुखंडी जी देखिए, सबसे बड़ा देखिए सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलेंगे, अब वो ऐसा तो है ना कि विपक्ष कोई वो देगा तब बोलेंगे, वो अपनी अपनी बात बोलेंगे। अब आप प्रधानमंत्री कुछ भी बोलेंगे आप लोग को दुखी होना है, अगर वो बात भी बोल देते तब भी आप दुखी हो जाते। जी ये बताइए आपने इसको क्यों छोड़ दिया। रही बात छात्रों की, वहाँ पर उत्तराखंड के भी छात्र थे लेकिन उस वक्त वहाँ पर नहीं मौजूद थे, वो चले गए थे, वहीं बाहर थे। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी बातें उत्तराखंड के लिए बोली हैं वो हमेशा आपके लिए, आपके उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई है। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आपने देखा एक समय ऐसा आया था जब केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन पहले रिकॉर्ड तोड़ नहीं होते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ केदारनाथ के वो दर्शन करने आने लगे तब से रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पर लोग आने लगे। आज देखिए 55 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, इस बार 55 लाख से। अर्थव्यवस्था किसकी मजबूत हो रही है? उत्तराखंड की हो रही है, यानी आपके भाई बंधुओं की हो रही है। यहाँ की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि मोटे अनाज की बात किसने की? मोटे अनाज की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने मोटे अनाज की बात की। आज मोटे अनाज की पूछ जो है आज देश विदेश दोनों जगह पर है। आज डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं आप, आने वाले समय में देखिएगा आप डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। अब आपको ये थोड़ी ना कोई बताएगा कि ये बताएं कहाँ कहाँ शादी करवाएं, ये तो वो जोड़ा डिसाइड करेगा कि उसे शादी कहाँ करनी है। वो चमोली में जाके शादी करना चाहता है तो जाके चमोली में कर ले, वो देहरादून में किसी डेस्टिनेशन में करना चाहता है वहाँ कर ले, वो अगर मसूरी में करना चाहता है मसूरी में कर ले, वो बताएगा ना, डिसाइड करे। लेकिन इससे आपके ही उत्तराखंड की, हमारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो ऐसे में इन सब चीज़ों पर तो आप लोगों को साथ दे देना चाहिए कि हाँ ठीक है बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हर चीज़ में निगेटिविटी ये सही नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं उसका साथ नहीं दे रहा हूँ या उनका कोई विरोध कर रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री हैं वो देश के, उनका तो सम्मान है, मैंने स्वागत किया उनका। मैं कह रहा हूँ कि जब वो पिछली बार इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था, वो उस इन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट कार्ड तो देनी चाहिए थी उनको। उस इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ है, कहाँ गया वो पैसा, वो कहाँ खर्च हुआ है, उसके बारे में बताया जाना चाहिए था। एक बात तो ये ध्यान चाहिए। दूसरी बात जो वर्मा जी ने कही है बहुत इंटरेस्टिंग, संजीव वर्मा जी ने, कि टूरिज्म बढ़ेगा। ऐसा टूरिज्म हमको नहीं चाहिए जिसमें अंकिता भंडारी जैसी लड़की का, हमारी बेटी का मर्डर हो जाता है, बलात्कार हो जाता है और 1 साल तक हम उस वीआईपी को खोज नहीं पा रहे। क्या करेंगे उसका? हमें ऐसा टूरिज्म भी नहीं चाहिए कि जो दिल्ली से यहाँ के वो 2.5 घंटे मेरे को बोलने दीजिए। अंकिता भंडारी की बात होती है, बीजेपी वालों को क्यों मिर्ची लग जाती है? मिर्ची आपको लगती है श्रीमान? मुझे नहीं लगती। श्रीमान मिर्ची आपको लगती है? आपके पास यदि वीआईपी का नाम है तो अभी बताइए, आपके पास वीआईपी का नाम है तो बताइए, नहीं तो झूठा भ्रम फैलाने से बाज आइए, झूठा भ्रम फैलाने से बाज आइए। नाम आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। झूठा भ्रम फैलाने से बाज आइए। नाम मैंने नहीं बोला है। सरकार का काम है, सरकार के पास एजेंसीज हैं, वो ढूंढे उस वीआईपी को, वो कौन वीआईपी था जिसने इस लड़की का मर्डर किया था।
अगर सरकार का मंत्री कह देता है कि वो वीआईपी नहीं था, तो इसका मतलब वो कह दे कि हाँ मैं पुलिस और यहाँ पर मैं पूरी बात समझना पड़ेगा। ये लोग हमारी बेटी अंकिता को टूल किट के रूप में आप लोग उसको हम लोग इस ओर नहीं जाएंगे। आज कितने गिरे हुए लोग हैं आप, 6,810 हत्याएं हो जाती है राजस्थान की, वो आपको दिखाई नहीं देती, आंखें मूंद जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं, मुंह सिल जाते हैं, मुंह सिल जाते हैं, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। संजू भाई इन्वेस्टर समिट पर हम हैं, संजू भाई इन्वेस्टर समिट में बेगैरत एक मिनट रुकिए संजू भाई। देखिए बहुखंडी जी, आप लोग इन्वेस्टर समिट को आप लोग हत्याकांड से नहीं जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ रहे हैं, आप लोग जोड़ रहे हैं। आप लोग हमेशा ये बात लेकर आते हैं, शर्म नहीं आप लोग हमेशा ये बात लेकर आते हैं। एक मिनट आप लोग को रोकना चाहेंगे सर। डीके पॉल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है डीके पॉल जी आपका। आपके नेता हैं डीके पॉल जी। जी है प्रेम बाबू, मैं कह रहा हूं कि हमें टूरिज्म चाहिए, ये देवभूमि है, हमें पर्यटन से ज्यादा हमें तीर्थाटन चाहिए था। पहली बात ये, हमारे को सेफ चाहिए यहाँ का टूरिज्म स्पॉट। हमारी दूसरी समस्या ये, हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे मूल निवास और भू कानून जैसे, जब तक ये दो पास नहीं होंगे, जब अगर हमने उस रिजॉर्ट में, जिस रिजॉर्ट में इस लड़की का मर्डर हुआ है, अगर उस रिजॉर्ट में कोई स्थानीय व्यक्ति होता, उस गांव का कोई व्यक्ति होता, उस गांव के पंचायत का कोई अनुभव होता, तो संभवतः वो नहीं होते। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो आपने चारधाम सड़क की बात करी, मैं विज्ञान नीति का विद्यार्थी हूं। चारधाम सड़क आने वाले 30 साल के लिए उत्तराखंड के ऊपर एक नासूर बन चुकी है, वो कभी ठीक नहीं होगी। जिसको आपको विकास की परिभाषा बता दीजिए मुझे, विकास किया ही नहीं आपने, विकास चाहते ही नहीं आप, विकास की परिभाषा बताइए ना, आप विकास की परिभाषा बताइए, चाहते ही नहीं, विकास की परिभाषा बताइए, आप विकास की परिभाषा चाहते कि यहाँ पे रोड का डेवलपमेंट हो, आप नहीं चाहते कि पहाड़ों पर रेल पहुंचे, आप नहीं चाहते कि यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवेज बने, आप नहीं चाहते कि महाराज आप नहीं चाहते कि यहाँ पलायन की जो समस्या है विकास को डिफाइन संजू भाई संजू भाई एक मिनट, ठीक है बहुखंडी जी, आप चाहते ही नहीं, एक मिनट संजू भाई, तो आपका संजू भाई एक मिनट ना रुकिए, एक मिनट ना संजू भाई, यहाँ लड़ाई नहीं, प्लीज आप बीच में बोलो, एक मिनट संजू भाई, नहीं एक मिनट बहुखंडी जी, अब एक चीज बताइए, विकास का मायने क्या है? आप विकास का, हाँ बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है, नंबर एक। और दूसरा इसके साथ जोड़ दीजिए, उत्तराखंड राज्य की अवधारणा क्या थी। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा थी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्याएं खत्म होगी। ये जो पूरा का पूरा उत्तराखंड आंदोलन था, ये जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात हुई थी, उसके खिलाफ एक आंदोलन था। अगर आप पूरा का पूरा, मेरी डॉक्टरेट है इसके ऊपर, इसलिए मैं इस पर बहुत अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं। उसके मूल अवधारणा के अंदर पहले भी नहीं हो पाया था, 23 साल के अंदर नहीं हुआ, उसमें कुछ समय हमारी भी सरकार रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसके बीच में पिछले 10 साल के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, गांव के गांव खाली हो गए। 1500 गांव, पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 1500 गांव में 50% पॉपुलेशन हो गई है। हमें कह रहे हैं 750 गांव के अंदर पॉपुलेशन शून्य हो चुकी है, रोज वन्य जीवों के हमले हो रहे हैं। इन्वेस्ट में विकास तब होगा ना जब अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा। चंद लोग अमीर हो जाएं और बाकी लोग 5 किलो राशन के ऊपर नाचते रहें, वो तो विकास नहीं है, वो तो निसंदेह विकास नहीं है। वो 2023 के अंदर भी अगर लोगों को प्रसूति को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है, महिलाएं मर जा रही हैं गर्भावस्था में, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो जो न्यूनतम अभी उसकी आई है, पूरी देश की जो रिपोर्ट आई है कि भूखमरी में हम 111 पे पहुंच गए, 126 के ऊपर। उत्तराखंड के अंदर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी करी है, मैंने 70% बच्चा जो है उनका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो 17 पॉइंट से कम हो रखा है। विकास का मतलब है कि होलिस्टिक होना चाहिए, हर व्यक्ति जो यहां रहने वाला है उसका विकास होना चाहिए। ये विकास, अगर ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों का विकास है, चंद बाहर से आए हुए लोगों का विकास है, तो मैं उसका विकास नहीं मानता हूं। 15,000 करोड़ रुपए में ये सड़क बनाई गई है, जिसको हम तथाकथित तौर पे ऑल वेदर रोड कह रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे, पहले दिन से कह रहे हैं, 2016 से कह रहे हैं, जब हमारी ही सरकार थी। हमें कह रहे हैं कि तब हमारी सरकार ने, हालांकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, हमने चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट दिया था, हम तब भी कह रहे थे और आज फिर कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ रुपए उस सड़क, पुरानी सड़क पे, रंगरोगन पे लगाने के बजाय अगर आपने उसके पैरेलल एक दूसरी सड़क बना दी होती, 2 लेन सड़क बना दी होती, तो शायद वो राज्य के लिए बेहतर होती। हम ये कह रहे हैं कि जो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, 2009 के अंदर केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हर स्टेट को दिए थे। उत्तराखंड के अंदर खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त अगर गढ़वाल विश्वविद्यालय को इन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया,
रंग रोगन करा, उसी को बना दिया। नया विश्वविद्यालय बना देते, सरकार, केंद्र सरकार पैसा दे रही थी, नहीं दिया। आज क्या हुआ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर उत्तराखंड के लोगों को, क्योंकि वो तो केंद्रीय है, उसमें तो चपरासी भी कोई भी आ सकता है और प्रोफेसर भी कोई आ सकता है। मुझे प्रोफेसर में वाइस चांसलर के कोई अंदर बाहर से आते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चपरासी, पानी पिलाने वाला, चाय पिलाने वाला, कलर, कम से कम वो तो स्थानीय हो सकता है। लेकिन चूंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो उसमें आप ऐसा कर नहीं सकते, वो तो केंद्र सरकार के अधीन है। तो इसी तरह का इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं। अगर विकास की हम बात करना चाहते हैं, विकास के मॉडल की बात करना चाहते हैं, तो विकास का मॉडल तब होगा जब मेरे राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, टेहरी, रुद्रप्रयाग जैसे जगहों में अंतिम व्यक्तिगत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले। ठीक है बहुखंडी जी, एक छोटा सा सवाल है। आप यहीं से पढ़े हैं, आप उत्तराखंड के ही पढ़े हैं, उत्तराखंड से ही पढ़े हैं, आप प्रोफेसर भी उत्तराखंड में ही हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस कॉलेज को, शायद यहाँ पर जो कॉलेज है वो शायद कांग्रेस के समय में बना होगा और किसी ने बनाया होगा, ठीक है, कांग्रेस के समय ही बना होगा जो कॉलेज बना था। तो ऐसे में जब यहाँ पर कॉलेज बना, तब तो ये यूपी में हुआ करता था फिलहाल, लेकिन ऐसे में क्या उस वक्त आपने ये सोचा था जब ये यूपी में था कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप यहीं पर उत्तराखंड में जॉब पा पाएंगे? देखिए, इसलिए क्योंकि आज की डेट में आप यहाँ पर आपने पढ़ाई की, यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, ऐसे में एक स्कूल खुला, यहाँ से आपने विद्यालय की शिक्षा ग्रहण की, यहीं पर रहे, आपने किया क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं थी, ठीक, शिक्षा ग्रहण की आपने, उस हिसाब से पढ़ाई की, फिर आप यहीं पर जाओ। अब ऐसे में ही अगर यहाँ पर कोई कंपनी आती है, कंपनी आएगी, कंपनी इन्वेस्ट करेगी यहाँ पर, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कह रहे हैं पहाड़ के बच्चे सशक्त बनेंगे, पहाड़ के बच्चों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, यहाँ के बच्चे, यहाँ पर जो पलायन की बात हो रही है, यही रिवर्स पलायन पर ही ये काम हो रहा है, उसी को चोट पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। मनीष जी, एक दो बातें क्लियर कर लेता हूं। पहले मैं पलायन का बहुत विरोधी नहीं हूं। पलायन दो तरह का होता है, एक डिस्टेंस माइग्रेशन है, एक एस्पिरेशनल माइग्रेशन है। मैं भी माइग्रेट करके दिल्ली गया, मैं एस्पिरेशनल माइग्रेशन में गया, मैं पीएचडी करने गया, मैं बड़ी नौकरी करने के लिए केंद्र सरकार में गया था। वो एस्पिरेशनल माइग्रेशन है, उसका कोई खिलाफत नहीं है। दिक्कत है डिस्ट्रेस माइग्रेशन की, जो लोग मजबूरी में जा रहे हैं, हेल्थ के रिलेटेड से जा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, गांव में जंगली जानवर के उनके अटैक कर रहा है, उसकी वजह से जा रहे हैं, दिक्कत उसके साथ है। नंबर एक, जो चपड़ासी का काम करने जा रहे हैं, जो होटलों में बर्तन धोने जा रहे हैं, जो जीवन खराब कर रहे हैं, उनकी दिक्कत है। एस्पिरेशनल माइग्रेशन से दुनिया का विकास हुआ है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एग्रीकल्चर हो, विज्ञान हो, तकनीकी हो, सब उसका विकास एस्पिरेशनल से हुआ है। जनरल बिपिन रावत यहाँ से गए, उनका वो बड़े आदमी तभी बने जब यहाँ से गए, तो मैं उसका उस तरह का नहीं है। जो आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पहले था इंटर स्टेट माइग्रेशन, उत्तराखंड से बाहर चले जाते थे लोग, क्योंकि स्टेट के अंदर कुछ नहीं हो रहा था। अब हो गया इंट्रा स्टेट। आज हालत ये हो गई है कि देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार के अंदर तो 250 मेरे ख्याल से 25 से 50 किलोमीटर के अंदर एक विधानसभा है। देहरादून के अंदर 10 है। पहाड़ के अंदर 888 स्क्वायर किलोमीटर पे एक विधानसभा है। क्यों? क्योंकि लोग नहीं है। धीरे धीरे होने वाला क्या है कि सारी पब्लिक ऊपर से नीचे आ जाने वाली है। तो क्या जो हम इन्वेस्टर जो डेवलपमेंट, पूरी बात खत्म कर दो, जो डेवलपमेंट का मॉडल है कि हमारा पहाड़ से लोगों को लाकर, उस पर भी आएंगे अभी, आप आते हैं उस पर भी आते हैं। ठीक है पॉल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे इन्वेस्टर समिट को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और दो तीन चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी कही। हाउस ऑफ हिमालय, उन्होंने कहा कि भाई अब जो प्रोडक्ट यहाँ के होंगे, वोकल फॉर लोकल की इन्होंने बात की, उसे हम बाहर भेजेंगे हाउस ऑफ हिमालय के तहत। और ऐसे में उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन की बात कही कि अब आप लोग विदेश जाते हैं, अब यहाँ पर आकर शादी कीजिए, वेडिंग डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है उत्तराखंड, यहाँ पर आइए, शादी कीजिए, यहाँ पर आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ऐसे कई तमाम बातें उन्होंने की हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए मनीष जी, किसी भी राज्य में इन्वेस्टर समिट होती है और वहाँ की सरकार गंभीरता के साथ में उस निर्णय पर खरा उतरती है, तो निश्चित रूप से उस राज्य का विकास तो होता है। मैं आज प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने उद्घाटन किया, एक बहुत बड़ा मेला यहाँ पर देखने को मिला। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अब ये तो सरकार की तैयारी के ऊपर है कि वो 6000 एकड़ लैंड बैंक उनके पास में है या नहीं है या क्या है, ये तो कल के बाद की बात है। पर मैं आज ये जरूर कहूँगा कि हमको इस राज्य के अंदर इन्वेस्टर्स का स्वागत तो करना बनता है। इसलिए बनता है क्योंकि अभी 22 से 23 साल हमारे इस राज्य को बने हो गए हैं। 10 साल कांग्रेस और 12 साल लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सत्ता में रही है। और 23 साल पुराने राज्य में आज हम सड़कों का रोना रो रहे हैं। आज हम वहाँ पर अपने पहाड़ के अंदर अस्पताल अच्छे से नहीं बन पाए, उसका भी रोना रो रहे हैं। आज हमारी स्थिति यह है कि 1-2 रोड बनने के बाद में बाकी जो रोड के लिए अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हमारे गाँव तक रोडें आएंगी, हम उसका भी रोना रो रहे हैं। हमारा नौजवान निश्चित रूप से पलायन की
जो भेंट चढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से, डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी कि 2 तरह के पलायन हो रहे हैं, पलायन कोई भी हो, पलायन अच्छा नहीं होता किसी राज्य के लिए, और उसको रोकने के लिए सरकार की नीतियों के लिए हम आज भी रोना रो रहे हैं। हमारी तमाम चीज़ें, आज हमारे राज्य पे अलग अलग तरह के संकट हैं, तमाम तरह के संकट हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं तो स्टॉप सरकार की करने की जिम्मेदारी है ना। मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इन्वेस्टर्स मीट कर रही है। अगर वो सफल हो जाती है इन्वेस्टर्स को लाने में, यहाँ इन्वेस्ट कराने में, तो निश्चित रूप से राज्य को फायदा होगा। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, हमारा यही नहीं है कि हम ही आए, हम ही लड्डू बनाए और हम ही खाएं। हमारा ये कहना है कि आज हम सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, हम सरकार को चेताएंगे, बताएंगे, पिछले 2018 में क्या हुआ था उसको भी बताएंगे, लेकिन आज जो स्थिति है, हमें उस पर, उन इन्वेस्टर्स का किसी भी प्रकार से मनोबल तोड़ने की बजाय हमको उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन इसका फल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। पर मैं एक बात इसमें जरूर कहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं और इन्वेस्टर्स भी 8,000 के आसपास जो है ना, उद्योगपति भी यहां पर आज की डेट में हैं, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो जिम्मेदारी है उनको अटेंड करके, उनसे इन्वेस्टर्स के MOU साइन परमानेंट करके उनको निश्चित रूप से अप्लाई कराने के काम में जिम्मेदारी सरकार की है, और हम उनके साथ हैं आज की डेट में कि इन्वेस्टर्स आने चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इस राज्य का विकास। पर आम आदमी पार्टी एक मांग करती है, इन्वेस्टर जो भी आ रहे हैं, इन्वेस्ट जो भी होने वाला है, राज्य के 3 जिलों में ही सीमित न रह जाए। हम चाहते हैं कि 13 के 13 जनपदों में बराबर तरीके से व्यवस्था की जाए। 6,000 बीघा का आप लैंड बैंक कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से वो 3 जिलों में नहीं होगा, वो टिहरी में भी होगा, वो उत्तरकाशी में भी होगा, वो हमारे रुद्रप्रयाग में भी होगा, पौड़ी में भी होगा, अल्मोड़ा में भी होगा, बागेश्वर में भी होगा, चंपावत में भी होगा, तमाम जगह पर होना चाहिए। इन्वेस्टर्स, जरूरी नहीं है कि आप कोई तर्क देने लगे कि भारी भरकम वाली इंडस्ट्री ऊपर पहाड़ में नहीं लग सकती। अरे भाई, छोटी हल्के वाहन वाली तो लग सकती है ना, हल्की मशीनों वाली तो लग सकती है ना, तमाम तरह की चीजें हमारे पास में, इतने बड़े संसाधन है बागवानी का, फर्टिलाइजर्स का। आप उसके लिए इन्वेस्टर को आप प्रेरित करिए, बताइए उसकी खासियत। हमारे राज्य में जड़ी बूटियों पर एक बाबा उस पर अपना जो कुंडली मार करके बैठ रहे हैं, उसको आप उद्योग का दर्जा दीजिए, उसको जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है ना पैकिंग करा करके इंडस्ट्री। लेकिन डीके भाई, उन्होंने भी एक बड़ी घोषणा की है, रामदेव बाबा की आप शायद बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बड़ी घोषणा की है, और अगर ऐसा होता है तो ये भी उत्तराखंड के लिहाज से बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है कि जो पतंजलि पीठ है वो 10,000 लोगों को नौकरी देगी, और ये उनकी तरफ से घोषणा है। उन्होंने इन्वेस्ट की भी बात कही है कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे और 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। मैं मानता हूं बाबा रामदेव की इंडस्ट्री उत्तराखंड की ही इंडस्ट्री मानी जाती है, और उससे ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं हुआ उत्तराखंड को, लाभ तो हुआ है, परंतु हमारे राज्य के लोगों को कितना लाभ हुआ है उससे। ये आज 10,000 की उन्होंने घोषणा की है कि हम 10,000 नौकरियां देंगे। सरकार क्या करना चाहती है? सरकार क्या 10% क्षेत्रीय आरक्षण के लिए तो आप जो है ना विधानसभा के अंदर टाइम दे नहीं पा रहे हैं, विधायकों को वहां बुला करके अध्यादेश को पारित नहीं कर पा रहे हैं। आप उस कानून को जो बन करके आया, जो कोर्ट ने भी कहा है, उसको तो आप लागू नहीं कर पा रहे। भाई देखो, आज सवाल बहुत सारे खड़े हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कई बातें रखी है, पर मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। देखिए, समझिए बात ऐसा, इसको भी तो समझना पड़ेगा ना कि अगर इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है। देखिए डीके भाई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आज आपने की है और उसका सभी लोग समर्थन भी करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है डीके भाई, अगर आपने आज बड़ी पॉजिटिव वाली बातें कही, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे नहीं तो हम पॉजिटिव चलेंगे कैसे? जैसे आपने आज साथ दिया कि क्या नहीं, आज हमें तो ऐसे वक्त में तो हमें सरकार के साथ रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। सवाल कई हैं, वो तो बाद में पूछे जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ऐसे वक्त में हमें मनोबल नहीं ढीला करना है, और ना ही जो आए हैं इन्वेस्टर उनका मनोबल हमें हल्का करना है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर देखिए, अगर एक बाबा रामदेव कह रहे हैं 10,000 लोगों को हम नौकरी देंगे, हम कहते हैं नहीं 10,000 को दे पाते हैं। अगर वो 6,000 को भी दे देते हैं नौकरी, तो किसको मिल रही है? उत्तराखंड के लोगों को मिल रही है नौकरी। ये तो आपके बच्चों को नौकरी मिल रही है। ये तो बढ़िया है ना कि यहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं कि सभी सरकारी नौकरी मिल जाएगी सबको, प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, उसमें नौकरी मिल रही है। और प्राइवेट सेक्टर अगर यहाँ पर आ रहे हैं और बच्चों को नौकरी मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मनीष जी, दुर्भाग्य यही तो हुआ इस राज्य का कि जो काम उत्तराखंड के लोगों को के माध्यम से करने, क्या हमारे यहाँ बड़े ठेकेदार नहीं है क्या? नहीं तो वो भी आए, क्या हमारे यहाँ वहां पर भी है, छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रहे? डीके भाई, अब आते हैं, ठीक है संजू भाई। मनीष जी, देखिए, आज तमाम देश और विदेश के जितने इन्वेस्टर्स हैं
उत्तराखंड में हैं टॉप लेवल के, जो देश में एक बड़ा नाम रखते हैं, विदेशों में अपना बड़ा नाम रखते हैं, और वो लोग उत्तराखंड में आते हैं, उनके ब्रांड उत्तराखंड में आते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ उत्तराखंड में आती हैं। निश्चित तौर पर हमारे उत्तराखंड में रोज़गार के साधन संसाधनों में बेतहाशा वृद्धि होगी। और मैं अपने डीके साहब की बात से आपकी भी सराहना करता हूँ। आप विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष का काम हमेशा ये नहीं होता कि सरकार को गलियाते रहें, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो। कई जो हमारे अपने प्रदेश के मुद्दे होते हैं, जब प्रदेश के हित की बात होती है तो साथ भी खड़े होना, वो मैं सोचता हूँ ये विपक्ष का एक अच्छा। एक मिनट संजीव भाई रोकना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने आज इसकी शुरुआत की, उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की, उसका उद्घाटन किया, और इस दौरान उन्होंने एक बात जो बोली वो काफ़ी दूर तक जाएगी और ये उत्तराखंड के लिए काफ़ी आर्थिक रूप से काफ़ी सही साबित होगी। जो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो रही थी, वो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात उन्होंने मेक इन इंडिया की बात करते हैं। अगर हम वेडिंग इंडिया की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ख़ासकर लोग आप विदेशों में जाते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरी बात सुनेंगे तो शायद वो नाराज़ भी हो जाए और कुछ लोगों को अच्छा भी लगे। तो उन्होंने तब ये बात कही कि वेडिंग इंडिया आप कीजिए, आप भारत में जाइए, आप भारत में, आप यहाँ पर उत्तराखंड में आइए, कई ऐसे डेस्टिनेशन है, यहाँ पर शादी कीजिए, वेडिंग शादी कीजिए यहाँ पर आपको, और इससे उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत होगी और आपके लिए भी ये सुखद साबित होगा। इन्होंने कहा भगवान भाई ऊपर से जोड़ी बनती है, ऐसे में तो दर्शन करने के लिए देवभूमि है, दर्शन करने के लिए यहाँ पर आइए। जब ऊपर जोड़ी भी ऊपर वाला बनाता है तो ऊपर वाले के आप लोग शरण में आइए, कम से कम घूमिए, उत्तराखंड घूमिए, डेस्टिनेशन अच्छा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ज़्यादा जोर दिया कि एक जो पर्यटन के क्षेत्र पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। देखिए एक चीज़ और भी हम आपको बताएं, अडानी ग्रुप ने भी अच्छा खासा उन्होंने इन्वेस्ट की बात कही है। उन्होंने कहा है अंबुजा सीमेंट के रुड़की प्लांट की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 300 करोड़ की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कुमाऊं में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए 800 करोड़, पंतनगर में 1000 एकड़ भूमि पर एरो सिटी बनाने का ऐलान किया। ऋषिकेश और देहरादून के बीच 1400 करोड़ ग्राउंडिंग यूनिट लगाने की घोषणा की। 200 स्टेट बसें चलाई जाएंगी। इधर पतंजलि की बात करें, अभी पतंजलि की हम लोग बात कर रहे थे, 10,000 करोड़ निवेश की बात कही गई है और 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का ऐलान किया गया है। ये काफ़ी हो जाता है, उत्तराखंड के जो युवा हैं उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसी के लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं और रिवर्स प्लान जो हो सके इसके लिए की जा रही है। ब्रेक पर जाने से पहले संजीव भाई आप अपनी बात कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लें। मनीष जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए विपक्ष का काम हम हर बात में आलोचना करना नहीं होता। जब अपने प्रदेश के हित की बात होती है तो सरकार के साथ कंधे कंधा मिलाकर उसका साथ भी देना चाहिए। इससे जितने हमारे देश विदेश से मेहमान आज देहरादून में उपस्थित हैं, एक अच्छा मैसेज जाता है कि यहाँ पर एक अनुकूल वातावरण है और हमें काम करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे हैं, वो लगातार कभी अंकिता का मुद्दा छेड़ दे रहे हैं, कभी दाएं की कभी बाएं की। आप कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। मेरे भाई, आपके पास कोई पॉजिटिव सुझाव भी तो होंगे। ऐसे में यदि कोई अच्छे सकारात्मक सुझाव देते तो अच्छा लगता। जो जरूरी नहीं है कि सर एक मिनट आते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह गांव वासी का निधन हो गया है। देहरादून के निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मोहन सिंह गांव वासी के निधन से पौड़ी में शोक की लहर है। सीएम धामी ने भी निधन पर शोक जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह गांव वासी का निधन हो गया है। देहरादून के निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। मोहन सिंह गांववासी के निधन से पौड़ी में शोक की लहर है। सीएम धामी ने भी निधन पर शोक जताया है। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह गांववासी का आज निधन हो गया। देहरादून के निजी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मोहन सिंह गांववासी के निधन से पौड़ी में शोक की लहर है। सीएम धामी ने भी निधन पर शोक जताया है। एक अच्छा होल्ड रखते थे,
अच्छा वर्चस्व रखते थे उत्तराखंड के अंदर। और मोहन सिंह गांववासी, उनकी मेलजोल सबसे थी, वो सबसे मिलजुल कर रहते थे और सबसे वो अच्छे से बातचीत करते थे। उनके जो समर्थक थे वो हमेशा उनके घर पर जाया करते थे और वो सबसे, कहते ना, उनका मेलजोल सबसे रहा है, सभी पार्टियों से उनका मेलजोल रहा है। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजू भाई अपनी बात को पूरी करें। देखिए, जिस तरह से आज इन्वेस्टर्स आए हैं तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के जो भी जिस चीज़ में वो लोग व्यवसाय करते हैं, जो टूरिज़्म में काम करते हैं, उन्होंने टूरिज़्म को और एक नई दिशा देने का यहाँ पर बात रखी। जो मेडिकल लाइन में है, फार्मा लाइन में है, उन्होंने अपने फार्मा की नई नई यूनिट्स यहाँ लगाने की बात करी। जो अरोमा और जैविक खेती से संबंधित काम करते हैं, उन्होंने जैविक खेती को और आगे बढ़ाने की बात करी। और इसमें यहाँ बड़ी बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से जैविक खेती, टी प्लांटेशन हो, चाहे फल पट्टी की हम बात करें, सेब की फल पट्टी, और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में माल्टा और पुलम और आड़ू और तमाम ऐसे ऐसे फल हैं, और उनकी इस समय मार्केटिंग की पर्याप्त व्यवस्था ना हो पाने के कारण वो औने पौने दाम में जब तक वो नीचे तक लेके आते हैं तो ज़्यादातर खराब होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसे में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर्वतीय क्षेत्रों में लगने जाएंगी तो उससे उनको उत्पाद को एक अच्छा पैसा मिलेगा, आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ होंगे, और मैं सोचता हूँ घर बैठे उनको एक रोज़गार का साधन संसाधन उपलब्ध होंगे। और जिस प्रकार से वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये एक कार्यक्रम है, उसको और आगे बढ़ाते हुए विदेशों तक हमारे जो उत्पाद हैं, देशी उत्पाद हैं, जैसे मंडवा है, झिंगोरा है और चौलाई है, और भी बहुत सारे यहाँ के उत्पाद हैं, उनको और परिष्कृत रूप में, चाहे बेकरी आइटम्स हों, चाहे उसकी मिठाइयों के रूप में, उससे क्या है कि उनके जो उत्पाद है उनको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। आर्थिक सब विषय ये है कि आर्थिक रूप से उत्तराखंड को समृद्ध करना है। चाहे जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें कई सारे जो अपना मेडिकल लाइन के बड़े घराने हैं, वो लोग यहाँ पर आने की उन लोगों ने इच्छा जताई है, ताकि जो एक तरह से मेडी टूरिज़्म बढ़ेगा। मनीष जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे मेदांता हैं, अपोलो हैं, जेपी हैं और तमाम बड़े संस्थान हैं, उनमें विदेशों से भी बहुत से लोग इलाज करने आते हैं। वो अपना फॉरेन करेंसी भी हमारे को मिलती है और बहुत बड़ा रूप में, एक तरह से टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट की आमदनी होती है। तो वो लोग यदि अपनी यूनिट लगाएंगे तो टैक्सेस के रूप में स्टेट जीडीपी भी बढ़ेगी और यहाँ का जो आर्थिक रूप से उत्तराखंड समृद्ध होगा। और एक जिस तरह से अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ की हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं, युवा सोच है, और जिस तरह से उन्होंने एक विज़न रखा है अपना कि मेरे को 2025 में उत्तराखंड को समृद्ध राज्य बनाना है और देश का नंबर 1 राज्य बनाना, उस दिशा में वो बहुत तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम बहुगुंडे जी, ठीक है। प्रेम बहुगुंडे जी, देखिए, पीएम मोदी ने एक बात और कही थी इसमें। उन्होंने कहा था कि लखपति दीदी योजना उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि हमारा विज़न है कि 2 करोड़ जो महिलाएं हैं उन्हें लखपति बनाना है, और इसमें हाउस ऑफ हिमालय जो मील का पत्थर काम करेगा, मील के पत्थर की तरह। और जिस तरह से, और एक विज़न जो वो लेकर चल रहे, कह रहे हो सकता थोड़ा टाइम लगे, पहले वो सोचते थे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाउस ऑफ हिमालय की वजह से ये टाइम और भी कम हो जाता है। क्योंकि हमने देखा, कल ही मैं एक खबर चला रहा था, हमने देखा कि कई महिलाएं जो है स्वरोजगार के तहत जो है वो कई काम कर रही थी। वो उनको जब उनको देख रहे थे तो एक खुशी हो रही थी कि किस तरह से जो महिलाएं हैं अब स्वरोजगार के तहत काम कर रही है और उनका जो प्रोडक्ट है वो अब शहरों में आ रहा है।
उनका प्रोडक्ट शहरों में आ रहा है, वो बिक रहा है, अच्छे दामों पर लोग ले रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है। तो इस और आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? आप लोग सिर्फ एक चीज आप लोग लेकर बैठ गए हैं। तो एक लाइन खींचना भी जरूरी नहीं है। अगर इस लाइन से बाहर अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर तब दिक्कत होगी बहुखंडी जी, जो हो भी रही है, जो आप लोग को राज्यों में दिख भी रही है। तो उस लाइन से बाहर निकलना पड़ेगा आप लोगों को भी। जी दो बातें क्लियर कर दूं मैं। पहली बात कि प्रधानमंत्री जी ने तो 15 लाख रुपए देने की बात भी करी थी, और अमित शाह जी ने कहा कि वो जुमला था, तो उस पर तो छोड़िए कि 2 लाख करोड़ को देंगे, 2 करोड़ नहीं, उन्होंने एक चीज का मैंने क्लियर कर दूं आपको, मैं भी क्लियर कर दूं कि 2014 नहीं, लखपति दीदी योजना वो चला रहे हैं, जिसके तहत मैं कह रहा हूं 15 लाख रुपए देने की भी बात उन्होंने ही करी थी, और 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने की बात 2014 में भी उन्होंने करी थी। उनकी बातों पर इस मामले में थोड़ा सा विश्वास कम है। खैर, मैं चूंकि प्रधानमंत्री जी है, मैं उनको उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, हमारे सम्माननीय नेता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूं। सरकार लाल हो या हरी हो या पीली हो नीली हो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पे फर्क इस बात पे पड़ता है कि उत्तराखंड राज्य की जो अवधारणा थी, जिसके तहत अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा है। मेरी दिक्कत वो है। मेरी दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि वेदांता यहाँ आ जाए या कोई बड़े वो आ जाए और वो यहाँ से बाहर के लोगों को यहाँ पे रोजगार वो दे देगा, हेल्थ दे देगा, और वो यहाँ अपनी गंदगी छोड़ के चले जाएंगे। मेरा एक मिनट सुन लीजिए वर्मा जी, सुन लीजिए। जब इनकी सरकार थी 824 डॉक्टर थे, सुन लीजिए, आज 2875 डॉक्टर हैं। हर अस्पताल में अपने तमाम इक्विपमेंट्स हैं। हर अस्पताल में आपके समय पर जो वार्ड बॉय है और फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर की भूमिका में रहा करते थे। आज मुझे बोलने देंगे, एक मिनट सर, मैं संजू भाई, एक करके समय बहुत है, फिर हम आ जाएंगे। संजू भाई आप बता दीजिए ना, झूठ बोलने आप बता दीजिए। शॉर्ट मैचिंग नहीं सर, शॉर्ट मैचिंग से अच्छा नहीं होगा। आप यहाँ झूठ भाषा पे लगाम रखेंगे, आप झूठ भाषा पे लगाम शॉर्ट मैचिंग नहीं सर, भाषा पे लगाम रखिए, शॉर्ट मैचिंग रखिए, शॉर्ट मैचिंग नहीं, शॉर्ट मैचिंग नहीं सर, शॉर्ट मैचिंग नहीं। संजू भाई शॉर्ट मैचिंग मत, संजू भाई अच्छा खासा डिबेट आप लोग का खराब जाता है। से आपको चैलेंज करता हूं, मेरे साथ चलिए, आज ही चलते हैं यहीं से, मेरी गाड़ी में बैठ के चलते हैं, और उत्तराखंड के कोई से 5 विधानसभा क्षेत्र ले लीजिए, ब्लॉक ले लीजिए, और चलती है वहां के। तुरंत चलिए, तुरंत चलिए, मैं भी चैलेंज दे रहा हूं आपको। आप लोग मैं भी आपको चैलेंज, रोज हमारे पास खबरें आ रही हैं, रोज खबरें आ रही है कि उत्तराखंड को बदनाम करने का बदनाम आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमने राज्य बनाया है, जेल में रहा हूं 20 में। आप मुझे मत समझाइए कि 20 साल की उम्र में जेल में रहा हूं, मुझे मत समझाइए, फिर आते हैं आपके पास, आपके पास मुझे मत समझाइए। मैं इस राज्य की लड़ाई सबसे श्रीमान 20-21 साल में जेल में गया था, मैंने भी लड़ी है, लेकिन आपकी पार्टी ने गलत तब किया, आज भी गलत कर रही है। मैंने भी लड़ी है, आप लोगों ने तभी क्राइम किया, आज भी क्राइम कर रहे हो आप लोग। और आप अकेले नहीं है, आप मैं कभी नहीं आप अकेले नहीं है, आप उसका लाभ ले रहे होंगे, हम लाभ नहीं ले रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। हो गया और आंदोलनकारियों को पेंशन देने का काम भी हमारी सरकार बोलिए, आपकी सरकार ने नहीं दिया। आंदोलनकारियों को पेंशन देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। नहीं दिया, 10 सालों तक आपकी सरकार रही, 10 सालों तक नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने दिया। कौन से नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने दिया? नारायण दत्त तिवारी जी की जो सरकार थी उस समय केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार थी। औद्योगिक पैकेज देने का 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज देने का विशेष राज्य आपकी सरकार ने औद्योगिक पैकेज शॉर्ट मैचिंग मत कीजिए सर, क्या है काम किया आप लोग, दर्जा देकर क्या कर लिए सर? 1 मिनट हो गया संजू भाई, प्लीज संजू भाई, प्लीज हो गया संजू भाई, अपने अपने बारे में बोलिए सर। शॉर्ट मैचिंग नहीं संजू भाई, प्लीज। आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं सर? दर्शक है, आप बहस को भटका रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य की अवधारणा बहस को तो आप भटकाते हैं। ठीक है संजू भाई, संजू भाई सबका टाइम मत लीजिए ना प्लीज सर। विकास की बात संजू भाई सत्ता में आप प्लीज संजू भाई ऐसा मत कीजिए ना, आज दिन है आप लोग का, ऐसा मत कीजिए ना। ये राज्य इस मॉडल के जिस पे हुआ था वो एक ऑर्गेनिक लोकल मॉडल होना चाहिए था। सुनिए, हम बार सुनते नहीं, मैं मनीष जी, मैं इस बात पे कह रहा हूं कि जो इन्वेस्टमेंट किया क्या राज्य के 10 पर्वतीय जिलों को कुछ मिल रहा है इसमें? सुनिए एक चीज बताइए, 10 साल आपकी सरकार रही है, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी का नाम लेकर आप लोग चलते हैं, आपके कोई भी नेताओं, सिर्फ एक नाम नारायण दत्त तिवारी। नहीं, हरीश रावत कभी नहीं सुना। नहीं लेते। डीके पॉल जी यही बैठे हुए हैं। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, डीके पॉल जी, मैं भी पूछवा दे रहा हूं डीके पॉल जी,
इतने साल आपके साथ इतने सालों से मैं डिबेट कर रहा हूं, लगभग 1.5 सालों से आप आ रहे हैं, हम जब से मैं हूं तब से आप यहां पर डिबेट कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे। नारायण दत्त तिवारी के अलावा हरीश रावत का नाम एक भी प्रवक्ता लेते हो तो आप बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता नहीं, इस बारे में। नहीं, आप बताइए। ना आपने नहीं लिया अभी, मैं दूसरे की बात ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप लोग को मालूम है कि आप व्यक्तियों पर केंद्र क्यों ले, व्यक्तियों पर केंद्र क्यों कर रहे हो? मैं तो हरीश रावत जी को एडमायर कर रहा हूं, इसलिए केंद्र कर रहा हूं क्योंकि यहां पर तो सरकार हरीश रावत की भी रही है। ऐसे में अगर संजीव भाई, अगर भाई बात हो रही है, एक क्या नाम है, 1 मिनट सर प्लीज उसको कर लीजिए, 1 मिनट सर प्लीज सर, इसको कर लीजिए, ठीक है 1 मिनट सर, है ना। देखिए ऐसे में अगर बात हो रही है, बात अगर हम कर लें कि यहाँ पर अगर बात करते हैं ये कि भाई हमारी सरकार कर रही है, आप फिर आ जाते हैं कहाँ 2018 की बात करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम पीछे नहीं जाते, हम कहते हैं पीछे नहीं जाएंगे, पीछे जाने से कुछ मिलेगा नहीं। आज की डेट में जब हम बात करते हैं निवेश की, तो आप लोग क्या बात करते हैं जी, पीएम जी ने ये नहीं कहा, पीएम जी ने वो नहीं कहा, पीएम जी ने अंकिता की बात नहीं कि पीएम जी ने वो। अरे पीएम जी आपके कहने से थोड़ी ना बोलेंगे, पीएम जी तो जो वो यहाँ पर विजन लेकर आए वही किसके कहने पे करेंगे वो? सर आपके कहने से करेंगे। मैं जनता हूं, वोट मैं देता हूं, मेरे कहने पे आपके कहने से करेंगे, इंडस्ट्रीज के कहने पे करेंगे, वो किसी इंडस्ट्रीज के आप तो मोदी फोबिया वाले हो। नहीं, मैं व्यक्ति के खिलाफ हूं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं। आपको मैं एक व्यक्ति के खिलाफ, मोदी के नाम से एक व्यक्ति के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ है, आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ, मोदी जी जो भी अच्छा काम व्यक्ति के खिलाफ, जो अच्छा आह्वान करते हैं, आप हर उस बात के खिलाफ हैं, आप हर उस बात के खिलाफ हैं। मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, ठीक है मनीष जी, आम आदमी पार्टी ये चाहती है इस राज्य के अंदर कि जो इन्वेस्टर आया है वो राज्य के 10 जिलों पर भी फोकस उस इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूं कि हमारे राज्य में जो परेशानियां अभी तक की सरकारों ने पूरी नहीं की, जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, आज 23 साल हो गए हैं, पर आज भी हमारे डॉक्टर साहब जो है ना, वे हमारे साथी हैं। फिर वो आज कह रहे हैं कि हमारी बहनें आज भी प्रसव के कारण वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको 30 किलोमीटर गांव से श्रीनगर आना पड़ता है, 30 किलोमीटर वहाँ गांव से रुद्रप्रयाग आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ निश्चित, और वहाँ भी जो हॉस्पिटल हैं, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूँ। जो इन्वेस्टमेंट है, स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट पहाड़ के अंदर बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी क्योंकि सबसे पहले आम जन की सुरक्षा चाहती है। हम आम जन को यह चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहेगा, उसके एरिया में अस्पताल होगा, बड़ा अस्पताल होगा, उस अस्पताल के अंदर तमाम तरह की मशीनें होगी और उसको वहां से पलायन नहीं करना पड़ेगा इलाज के लिए। सबसे पहले तो आप पलायन को आप इलाज के लिए रोक दीजिए ना। तो अभी तक की जो सरकारें हैं, दोनों सरकारों ने राज्य के विषय पर इतनी गंभीरता से नहीं सोचा। मुझे ऐसा लगता है कि इस इन्वेस्टर समिट से हम राज्य के 10 जिलों में इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी होप है और आम आदमी पार्टी चाहती भी यही है। उसका एजेंडा और उसका बिल्कुल क्लियर है सरकार के साथ में। हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे, लड़ेंगे हम जब ये काम नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और सही जगह पर। बहुखंडी देखिए, ये डीके पॉल जी आज देखिए ये भी विपक्ष में ही है भाई, और आपके साथी बराती हैं ये, ऐसे में विपक्ष में। लेकिन आज कभी कभार डीके भाई ऐसी बात करते हैं कि शायद उत्तराखंड के लोग भी खुश हो जाएंगे। ये जो है ये पक्ष में किसके है? ये पक्ष में है उत्तराखंड के विकास के। आप लोग उसके पक्ष में लगता है नहीं है, कांग्रेस पर नहीं है, नहीं है, नहीं है सर, गलत एलिगेशन नहीं, गलत एलिगेशन नहीं, वो उसके पक्ष में, इसलिए वो कहे, वो बार बार देखिए उनका फोकस एक ही चीज है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3 ना होकर पूरे जिलों में अगर हो तो हमारे लिए ये बेहतर होगा। उन्होंने इसका पक्ष भी किया। मैं सिर्फ विपक्ष का ही नहीं, मैं राज्य आंदोलनकारी हूं, इसलिए मैंने पहले पूछा। सर राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर बैठा हर एक शख्स है, चाहे संजीव भाई हो चाहे ये डीके पॉल जी हो, जो यहाँ पर उत्तराखंड में पैदा हुआ, सब राज्य आंदोलनकारी है। 2019 के इलेक्शन से ठीक कुछ दिन पहले इसी तरह का इन्वेस्टर समिट हुआ था, क्या उसकी रिपोर्ट? फिर मैं वही कह रहा हूँ सर, आप लोग 40,000 करोड़ ग्राउंड हुआ है, आपको जानकारी होनी चाहिए। बता दीजिए 40,000 करोड़ ग्राउंड हुआ है, आपको जानकारी होनी चाहिए। बताइए ना, मुझे बता दीजिए। तमाम सेक्टर है, एक सेक्टर बता दीजिए, तमाम सेक्टर एक बता दीजिए, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे सोलर हो, चाहे एनर्जी हो, प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक नाम स्वास्थ्य हो, ये हवा में बात मत कीजिए, जैविक हो, अरोमा बताइए, जिसको तमाम सेक्टर में, तमाम सेक्टर में। आप ये बताइए, आपकी 10 साल सरकार रही,
आपने निवेश को लाने के लिए कौन सा काम किया? कौन सा समिट बुलाया? आप मेरे को ये बताइए, पहले आप मेरे को ये बताइए, पहले आप मेरे को ये बताइए, पहले आप मेरे को ये बताइए कौन सा समिट बुलाया? आप बोलने की बीमारी है, मैं समिट बुलाया आपका कोई इलाज, कौन सा समिट बुलाया आपने? कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का, कोई अवधारणा ही नहीं थी। विकास की कोई अवधारणा आपकी रही नहीं, आपकी विकास की कोई अवधारणा रही नहीं, आप विकास चाहते ही नहीं, आप रोजगार चाहते ही नहीं, आप पलायन को रोकना चाहते ही नहीं, आप पलायन रोकना चाहते हैं, केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं, उत्तराखंड को बदनाम करना चाहते हैं। आपका 1 पॉइंट प्रोग्राम है उत्तराखंड को कैसे बदनाम किया जाए? अरे आपका 1 पॉइंट एजेंडा है उत्तराखंड को कैसे बदनाम करें, और उसके लिए आपका क्या है? संजय भाई, अंकिता भंडारी क्या उसके हमारा एक एजेंडा है उत्तराखंड को विकसित करना, हमारा एजेंडा उत्तराखंड को विकसित करना, उत्तराखंड को क्या हुआ? अरे टूल किट के रूप में कब तक इस्तेमाल करोगे? शर्म करो, दो मरो। 6,810 बलात्कार हुए, उसके लिए बोलिए यहाँ की बात कीजिए। मैं अंकिता भंडारी, अंकिता भंडारी की बात कीजिए, अंकिता भंडारी की बात कीजिए, अंकिता भंडारी की बात कीजिए, आपकी बेटी नहीं, अंकिता भंडारी पर फोकस, उनके लिए कोई अंकिता भंडारी पर फोकस कीजिए, उनके लिए कोई संवेदनशीलता नहीं, अंकिता भंडारी उनके लिए कोई संवेदनशीलता नहीं है, आपके वो बेटियां नहीं है, आगे आवाज नहीं जा पा रही है, बेटियां नहीं है, दर्शक नहीं सुन पा रहे, रुक जाए। अरे संजू भाई, अंकिता भंडारी सर, ये सवाल नहीं है मेरा। एक मिनट संजू भाई हो गया, एक मिनट संजू भाई हो गया, प्लीज साउंड मैचिंग मत कीजिए प्लीज सर। बहुखंडी जी देखिए, आप लोग डिबेट को किस ओर लेके जाए। देखिए एक चीज और भी है, देखिए बहुखंडी जी कि आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग विकास का पैमाना बता रहे हैं, आप लोग खुद ही नहीं सेट कर पा रहे हैं विकास का पैमाना। संजीव जी ने एक सवाल पूछा कि अगर आप जो है यहाँ पर बात करेंगे कि क्या नाम है, इन्वेस्टर समिट की यहाँ बात करेंगे, आप लोगों ने कितने इन्वेस्टर से बात की होगी? बताइए, कितने इन्वेस्टर से आपने बात की? देखिए, हाँ, अभी सरकार जिसकी है बात वो करेगा। अब लीजिए, अब आगे आप उसी पर सुन लीजिए। हरीश रावत ने कितने इन्वेस्टर से बात की? पहली बात, हमारी जो पहली सरकार, ना आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, हमारी पहली सरकार जबरदस्त इन्वेस्टमेंट लाई, नई सरकार पूरा शेड्यूल हमारी सरकार, टैक्स हॉलिडे किसने दिया था? हमारी सरकार ने दिया था, हमारी केंद्र सरकार ने दिया था। क्यों बोलते हो? टैक्स हॉलिडे किसने घोषित किया था? बीमारी बोलने के बीच में मैं कुछ नहीं, मेरे भाई बीमारी आपको झूठ बोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निवेशक आए, निवेश लाएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आज उत्तराखंड में आज कई सारे उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट की आज शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इन्वेस्टर समिट, आज कई निवेशक यहाँ पर आए हुए हैं, उद्योगपति आए हुए हैं, और हमने आपको बताया कि देखिए अडानी ग्रुप ने भी कितना यहाँ पर निवेश किया, करने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि हम किस किस सेक्टर में करेंगे। यहाँ तक कि योग बाबा जी ने कहा जाता है, बाबा रामदेव, उन्होंने भी बताया कि हम 10,000 करोड़ का हम निवेश करेंगे, 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे। ये जो उत्तराखंड के लिए चीज़ें हो रही हैं, उत्तराखंड के पक्ष में हो रही हैं, ये काफ़ी आगे चलकर काफ़ी उत्तराखंड के लिए सहायक साबित होंगी। उत्तराखंड के लिए एक काफ़ी सही चीज़ साबित होगी। पॉजिटिव साइन है ये उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ये इन्वेस्टर समिट कहा जा रहा है, इसके बाद उत्तराखंड की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। डीके पॉल भाई, डीके पॉल जी, देखिए यहाँ पर अगर इन्वेस्टर, देखिए बार बार बात हो रही है कि बात की जाती है कि विपक्ष बार बार ये कहता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आज की डेट में जो 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्ट की बात हो रही है, अगर उसमें से हम कह रहे हैं कि 50% भी अगर उतर गया उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की दिशा बदल जाएगी और दशा भी बदल जाएगी। नहीं, ठीक है, आप 50% की बात कर रहे हैं। सरकार तो अपनी काबिलियत के बल पर 100% इन्वेस्टमेंट करा सकती है, अगर सरकार के अंदर निश्चित रूप से राज्य के हित के लोग बैठे हों, और जो अधिकारी है उसकी मंशा भी राज्य के पहाड़ी जिलों के लिए बराबर उतनी ही मायने रखती हो जितनी के नीचे के 3 जिलों के लिए मायने रखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक जो हमने खोया है इस राज्य के अंदर 23 साल के रूप में अपना बहुत बड़ा समय खोया है, और आज भी हम अपने राज्य के अंदर बहुत सारी चीज़ों से अछूते हैं। हाँ जी, और उसके बावजूद अगर 23 साल बाद मैं कहता हूँ जब चिड़िया चुग गई खेत फिर डर का आएगा, नहीं,
अगर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात इस राज्य के भलाई के लिए, इस राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मेला लगाया है, तो उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी उनका स्वागत करे ना करे। बात यह है कि ये जो इन्वेस्ट मेला लगा है, आज प्रधानमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। लोगों का, इन्वेस्टर्स का विश्वास तो बढ़ता है ऐसे में, और बढ़ना भी चाहिए। और मैं दूसरे नंबर पर धामी जी की अपनी उछल कूद है, और उस उछल कूद में कितना इन्वेस्टमेंट धामी जी इस राज्य के लिए लेकर आ पाते हैं, और लेकर आने के बाद में उसको 13 के 13 जनपदों में बराबर तरीके से कैसे लगाते हैं, ये हमारा सवाल है। आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? आम आदमी पार्टी इस राज्य के अंदर सामूहिक विकास चाहती है। इस राज्य का एक एक नाली का, एक एक गांव का, एक एक व्यक्ति का विकास चाहती है। हम ये चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर सामूहिक विकास हो, राज्य की सरकार हर व्यक्ति को साथ लेकर के चले। वो अलग बात है कि राज्य के तमाम मसले, हमारी परिसंपत्तियों का मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया, कांग्रेस और भाजपा हो, दोनों ने उसमें जो है ना एक फुटबॉल की तरह से हमारी परिसंपत्तियों को जो है ना बना के रखा। उसके अलावा राज्य की जिन जमीनों पर अधिकार है, सरकार क्या कहती है, कानून बना के लेके आ जाती है कि भाई 100 बीघा जमीन तक एक डीएम के माध्यम से हम किसी भी बाहर के व्यक्ति को दे सकते हैं। कानून आप भू कानून में आप बदलाव करते हैं। एक पड़ोसी राज्य जहां हिमाचल में आप भू कानून पर कितना बड़ा कानून बना 1974 में बनते हिसार में, बलबीर परमार जी ने कितनी बड़ी सोच रखी होगी। मैं कह रहा हूं देर आए दुरुस्त आए, फिर उसी बात पे आ रहा हूं, क्योंकि आज जो है इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसका जो क्रियान्वयन होगा, कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आम आदमी पार्टी सामूहिक विकास इस उत्तराखंड का इसलिए चाहती है क्योंकि आज भी हमारे गांव का किसान जो जंगलों से जुड़ी हुई इसकी जमीनें हैं, पर हम उसके खेत की तारबाड़ी सरकार अपने पैसे से नहीं करवा पाई। जिम्मेदारी थी यहाँ के सांसद की, पांच सांसद इस राज्य के अंदर बनते हैं हर 5 साल में। क्या उनको नहीं पता कि हमारे इस क्षेत्र में आने वाले किसान जो है उसके खेतों की तारोबाड़ी क्यों करनी जरूरी है? उसको नहीं पता कि जब वो जो जमीन में फल या कोई भी फसल उगाते हैं, जब वो उग करके बड़ी होती है तो वहां आसपास के जंगलों से जानवर आकर के उससे खा जाते हैं, चढ़ कर जाते हैं। और एक तर्क देखिए आप इनका कैसा कैसा होता है। ये मांग हम शुरू से कर रहे हैं, अगर उनके खेतों की तारबाड़ी होगी 7 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट तक, तो छोटे जो जानवर हैं, सुअर है, आपके छोटे बिल्ली है, और तरह के कई जानवर हैं, गीदड़, ये वो जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, वो जो जमीनों को खोद करके उसकी फसलों को खा जाते हैं, उसको रोकने का काम करेगी। क्या सरकार इस तरफ भी अपना ध्यान देगी इन्वेस्टमेंट के समय पर? मैं ये भी समझना चाहता हूं कि हमारा उत्तरकाशी की स्थिति, आज एक टनल में प्रॉब्लम आई, ठीक है, सरकार ने उसको बड़ी गंभीरता से लेकर के वो मसला हल किया। आज प्रधानमंत्री जी ने बोला, तमाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से उम्मीद ये की जाती है कि वो जो पैसा आए उस पर भी मुख्यमंत्री से समय समय पर बात करते रहे, क्योंकि जब आप उद्घाटन करने आते हैं उसके पीछे आप छोड़ के चले जाते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं। प्रधानमंत्री जी के दूसरे बयान की भी अगर मैं आज व्याख्या करूं, उन्होंने कहा था पहाड़ का पानी और जवानी हम यहीं पर इस्तेमाल करेंगे। क्या हो पाए हैं? तो इसलिए आज हम सवाल ज्यादा खड़े करने की स्थिति में नहीं है, मूड में नहीं है। ये बात जरूर है कि इस राज्य के सामूहिक विकास के लिए ये इन्वेस्टर समिट बहुत लाभदायक हो सकती है। बहुखंडी जी, देखिए ये डीके पॉल जी भी तो विपक्ष में है, वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। देखिए हम ये कहते हैं कि अब इन्वेस्टर आते हैं, अब इन्वेस्ट करते हैं नहीं करते वो तो उन पर है कि हम देखिए मेले में कई सारे स्टॉल लगते हैं, अब वहाँ पर स्टॉल लगते हैं तो वहाँ पर आप खरीदारी करने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं आप पर निर्भर करता है। आपको जहाँ पसंद होगा आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से खरीदारी करते हैं। कई लोग बेरंग लौट जाते हैं, कई लोग जो है वहाँ पर बहुत सारा माल कमा लेते हैं। तो ये तो एक मेला है, ये मेला लगाया गया है कि आइए आप उत्तराखंड देखिए। उत्तराखंड को दिखाने की बात कही गई, प्रेजेंटेशन दिया गया, कई MOU साइन हुए, प्रेजेंटेशन दिया गया, विदेश से लेकर राज्यों तक प्रेजेंटेशन दिया गया, लोगों को बताया गया। और ऐसे में अडानी ग्रुप ने भी अभी हमने आपको बताया कितना कर रही है इन्वेस्ट, बाबा रामदेव कर रहे हैं इन्वेस्ट, उन्होंने कहा कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी जाएगी। ऐसे में अभी आपने सुना होगा, रसना ग्रुप के लोगों को सुना होगा। तो धीरे धीरे जो है ये चीज़ें ये उत्तराखंड के लिए काफ़ी अहम है। इस बात को कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही है और इसमें जो है इब्बट लगातार कब तक लगाएगी, कब तक वो जो है बार बार इस तरह के प्रोग्राम की वो अवहेलना करेगी, कब तक सर? नहीं, हमने कब इसकी अवहेलना करी?
हमने तो नहीं कही, रसना ग्रुप वाले ने कहा। मैं ये होपफुल है हूँ उसमें कि वो शायद कुछ करेंगे, इसलिए कहेंगे कि उनका जो मॉडल है वो पर्वतीय क्षेत्र के लिए फिट बैठता है। वो किसी ब्लॉक में जाके, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके, किसी छोटी सी टाउन में जाके अपना जो इंडस्ट्री लगाएंगे उसको वो एक फिट बैठता है। एक बाबा का नाम आप बार बार ले रहे हैं, ज़्यादा दूर मत जाइए, लक्ष्मण झूला पार कीजिए और पता कीजिए उसने कितनी ज़मीनें वहाँ कब्जा कर ली हैं। ये पता कीजिए कि उसने गाँव से जो ज़मीनें खरीद ली हैं, वो जिस आदमी के पास, क्योंकि पहाड़ के एक तो 8 से 9% ज़मीन है, पर व्यक्ति के पास मुझे लग रहा है कि आधा बीघा या 1 बीघा का एवरेज ज़मीन का आता होगा। ऐसी स्थिति में उस बेचारा जो वहाँ का मूल निवासी था, उसकी ज़मीन अगर चली गई तो वो तो गया वहाँ से, उसकी तो टांगें उठ गई। इन्वेस्टमेंट देकर आप नाचते रहिए कि इतना पैसा आ गया, इतना, वो तो गया वहाँ से। पॉल जी ने जो बहुत अच्छी बात बोली, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ और समर्थन करता हूँ कि मूल निवास जो उन्होंने परमार साहब का बोला, हिमाचल का परमार साहब ने भी कहा ना कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट लगाइए, 50% तो कम से कम यहाँ के आदमी को पार्टनर बनाइए उसमें। मैं उससे भी आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ कि जिस गांव में या जिस क्षेत्र, जिस पंचायत में हो रहा है, उस पंचायत का 25% कम से कम शेयर उस पंचायत का होना चाहिए। अगर छोटा मॉडल है तो, बड़ा मॉडल है तो शायद उसमें 5% 7% होता है, लेकिन उसका स्टेक होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात है, जो जमीनों की जो बिक्री और खरीद का जो खतरा महसूस हो रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे, जमीन खरीदेंगे, जमीन पे चारों से तार बाड़ करके छोड़ के चले जाएंगे, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत जगह दिख रहा है, सेलाकुई में बहुत जगह दिख रहा है, सिडकुल के कई जगह में दिखा है बहुत दिनों तक, जो नहीं वो एक खतरा महसूस हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर एक क्लियर कट मॉडल होता, मेरे कई इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई जिन्होंने इस इलाके राज्य में पहले बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, व्यक्तिगत उनसे मेरे ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा कि हमको एक क्लियर कट मॉडल बता दो। आपके पास पोर्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे इतने बड़े हैवी कंस्ट्रक्शन, हैवी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती कि जिसको हम विदेशों में भेज सके। पोर्ट नहीं है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो पोस्ट है। आपके पास कच्चा माल नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कच्चा माल नहीं है। तो आप उसके बाद रह गई मैन पावर की, मैन पावर का ऐसे कोई स्किल नहीं है आपके पास कि जो कहो कि आपके पास ऑलरेडी स्किल लोग हैं। अगर हमने ही स्किल करना है, हमने ही ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी है, हमने ही सब चीज़ की व्यवस्था करनी, तो आपके पास है क्या? तो जब मेरी उनसे बातचीत चल रही थी तो कुल मिला के वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ा व्यापारी आदमी है, जो समझ आया कि हमारे पास धूप है, हवा है, पानी है और कुछ ज़मीन है। यानी कि अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इन 4-5 चीज़ों के लिए आ रहा है कि वो कब्जा कर लेंगे, वो यहाँ पर बड़े से होटल खोल लेगा, वो बड़ा सा ये कर लेगा। दिक्कत है मेरा सिर्फ उसमें ये है कि मैं इन्वेस्टर का स्वागत कर रहा हूँ, मैं हर उस व्यक्ति का, उस विद्वान का स्वागत कर रहा हूँ जो यहाँ आकर अपना, चाहे वो ज्ञान दे रहा है, चाहे वो विज्ञान दे रहा है, चाहे वो पैसा लगा के कुछ रोजगार दे रहा है, सबका स्वागत है। मैं इतना कुछ अति क्षेत्रवादी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मूल निवासी है यहाँ का, जो बेचारा 1 बीघा में, आधा बीघा, आप सर्वे कीजिए, आप तो पत्रकार हैं, मैं कुछ दिन पत्रकारिता में मैंने काम किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यंग हैं, पत्रकार हैं, सर्वे कर लीजिए, पता कर लीजिए कि मसूरी से लेके, धनौल्टी से लेके, रानीखेत से लेके और नैनीताल के बीच के, मैं हल्द्वानी और नीचे की बातें नहीं कर रहा हूँ, इन पर्वतीय क्षेत्रों में जो होटल बने हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं, उनके जो मूल मालिक थे वो कहाँ हैं? अगर मूल मालिक बर्तन धो रहा है, जिसके बाद 1 बीघा जमीन थी, आधा बीघा जमीन थी, अगर वो बर्तन धो रहा है, इसी पर एक सवाल है, ये जो होटल्स बने हैं कितने साल पुराने होटल होंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें बहुत पहले हुई है। मैंने आपको बताया ना कि शुरुआती दौर से, मतलब शुरुआती दौर से गलत हुआ है। मैं कह रहा हूँ गलत हुआ है, उसको सुधारने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था, उसको सुधारने के लिए राज्य आंदोलन हुआ था, और तब से हम इस डिमांड को कर रहे हैं। आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप एक अभी आप तो आज अभी इस समय राज्य आंदोलनकारी की तरह बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम पूछेंगे कि ये बताइए, मैंने कहा ना कि बहुत पहले से है, बहुत पहले में 10 साल आपकी भी सरकार रही हो। नहीं, जो ज्यादा बुरी हालत हुई है वो पिछले कुछ सालों से हुई है। अच्छा। खासकर पिछले 8-9 साल से। अगर आप मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है, जो मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा जो गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो यहाँ पर होटल्स बने, बहुत ज्यादा होटल्स बने, रिजॉर्ट बने, गाँव के अंदर बन गए, अनऑथराइज्ड। जैसे ये जो बनतारा रिजॉर्ट था, जिसमें वो लड़की का मर्डर हुआ था, ठीक है, वो बनतारा रिजॉर्ट इलीगल रिजॉर्ट चल रहा था, उसके बगल वो साल पहले बना था, ये 3-4 साल पहले बना है, इसी सरकार में बना है, और इसी सरकार का एक मंत्री लेवल का व्यक्ति ने बनाया है, और उसको मेरे ख्याल से वो वहां मतलब सर देखिए ऐसा है ना, आप लोग अपवाद लेकर कब तक टहलेंगे? नहीं, मैं एक अपवाद, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, मनीष जी, ठीक है? अब यहाँ को ये समझना होगा कि आप लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड को बार-बार हत्याकांड को आप इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टर समिट से मत जोड़िए। वो एक बहुत बड़ा हादसा है जिससे हमको सीख लेनी चाहिए। ठीक है, नहीं सीख नहीं, इसको आप लोगों ने राजनीति का एक पूरा से वो बना लिया। राजनीति नहीं कर रहे अंकिता पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं कर रहे हम राजनीति नहीं कर रहे, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ये आप लोग, मैं तब से सुन रहा हूँ, अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 आरोपी थे, वो कहाँ हैं?
मैं राजनीति नहीं वो 3 आरोपी कहाँ हैं? उस दिन रात को जिस 3 आरोपी कहाँ हैं सर? अरे सर अभी मैं ये पूछ रहा हूँ 3 आरोपी कहाँ हैं? जेल में है ना? क्यों छोड़ दें? जिस विधायक क्यों ने छोड़ तोड़फोड़ दें? करी ऐसे छोड़ दें? सबूत मिटा दिया नहीं सर वो छोड़ दें, वो मतलब 3 लोग कहाँ पर हैं सर? मैं कह रहा हूँ बिना सबूत के ही जेल में बंद हैं। नहीं, वो अभी तक जमानत में बाहर नहीं आ गए। वो सबूत किसने खत्म करे? सब बिना सबूत के जेल में है क्या? सबूत किसने खत्म करे? एसआईटी ने क्या कहा था हमारे पास सबूत है? वो पहले दिन वो क्यों तोड़ा गया रिजॉर्ट? अरे सर इस तरह के सर देखिए रिजॉर्ट क्यों तोड़ा गया सर? ऐसा है ना, रिजॉर्ट क्यों तोड़ा गया? बात सुनिए भाऊखंडी जी, देखिए कुछ चीजें गलत हुई, ठीक है, उसका कोई समर्थन नहीं करता है, चाहे वो किसी के शासनकाल में हुआ हो, लेकिन इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि अगर कुछ चीजें गलत हुई हैं इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाला समय अच्छा ना हो। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए कॉशियस तो रहना पड़ सकता है। उसके लिए हमें अभी से सतर्क तो रहना चाहिए। सतर्क नहीं है सरकार। सतर्क अगर होती तो पहली बात इसमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो यहाँ का जो जमीन, जो यहाँ का मूल निवासी है जिसकी जमीन है इन्वेस्टमेंट होगा, उसका शेयर गारंटेड होगा, उसको कुछ ना कुछ गारंटेड होगा उसके शेयर, उसका रोजगार इंश्योर किया जाएगा और उसके साथ कुछ ऐसा हरकत नहीं की जाएगी कि वो बेचारा 2 साल बाद भीख मांगने लगे। भाई वो तो सरकार ने, सरकार अगर भैया कह रही है कि हमारे पास लैंड बैंक है और वो अगर कर रही है तो ऐसा, और वो सरकार भी जानती है यहाँ इन्वेस्टर को लाने का मेन मकसद क्या था। बार बार मुख्यमंत्री ये चीज बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टर ला रहे हैं, तो इन्वेस्टर लाने का मेन मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग जो है यहाँ पर रोजगार पाएं, यहाँ के लोग जो है यहीं पर रहें, यहीं पर रोजगार पाएं। लेकिन आपको मालूम है डीके पॉल जी, एक चीज और भी देखने को मिलती है। डीके पॉल भाई साहब, आपने एक चीज देखा होगा कि अगर 10,000 रुपये अगर आपको यहाँ मिल रहे हैं, उत्तराखंड में मिल रहे हैं, आप यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन वही 10,000 12,000 रुपये आपको अगर दिल्ली में मिलते तो वहाँ पर जाकर नौकरी करने लगते हैं। तो इसमें कुछ हमें समझाना पड़ेगा यहाँ के युवाओं को भी, और कुछ यहाँ के लोगों को भी समझाना पड़ेगा। देखिए हर एक चीज़ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, कुछ जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है जो जिसे हमें निर्वहन करना है ज़मीन पर रहकर। एक मिनट मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। एक मिनट, ये जो आपने यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया ना, यहाँ उत्तराखंड को समझने के लिए आपको एक चीज देखना पड़ेगी। यहाँ शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक। हल्द्वानी, ये सॉरी देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, उस यहाँ एक डिफरेंट यहाँ है और इसके ऊपर वाला एक डिफरेंट यहाँ है, बिल्कुल ठीक। एक व्यक्ति जो टिहरी से, रुद्रप्रयाग से, चमोली से, पौड़ी से देहरादून आता है, वो 10,000 रुपये में यहाँ नौकरी करता है, ये सेलाकुई की किसी इंडस्ट्री में, और दिल्ली में जाके नौकरी करता है। उसको दोनों जगह एक ही जैसा लगता है, घर छोड़ ही दिया, घर से चला ही गया, तो वो यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, जहाँ की बस पहले मिली वहाँ बैठ गया, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है कि 10,000 वाला जो देहरादून में आप बोल रहे हैं, या दिल्ली में जो 10,000 में बेचारा बर्तन धो रहा है, कोड़ा और बदरपुर की गलियों में रह रहा है, उसको अगर 7,000, 6,000, 5,000 की नौकरी भी उसके मूल गांव के आसपास मिल जाए, काम मिल जाए, उसको 5,000 का इंश्योर हो जाएगा, वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। सॉरी, आपका टाइम। नहीं, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जो बात आपने कही है, और हम आम आदमी पार्टी की हम यही पॉलिसी थी और यही पॉलिसी है, यही हमेशा रहेगी। जब तक हम क्षेत्र के आधार पर विकास की बात नहीं करेंगे, हम क्षेत्रीय शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, उसके आधार पर हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, तब तक इस राज्य का भला होने वाला नहीं है। एक मैं अपने पानी पे बात करता हूँ, पानी पर, एनर्जी पर, ऊर्जा पर हम इतने सारे काम कर सकते हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको सुनियोजित तरीके से लगाना पड़ेगा। मैं सलाह के रूप में, मैं एडवाइस के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं पक्ष रखता हूँ, आप गंगोत्री से लेकर के ऋषिकेश तक टारगेट कर लीजिए केवल, यानी जो ऋषिकेश से हिस्सा है वो वहां से पहाड़ शुरू होता है और गंगोत्री तक पूरा पहाड़ है। आप वहां पर कम से कम 150 छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे स्थान रास्ते में खुले पड़े हैं, और जब आप उस एक छोटी जल विद्युत परियोजना को लगाते हैं, मान लिया आप देवप्रयाग और पीछे दूसरे गांव के बीच में लगाते हैं, और उस गांव के आसपास जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे छोटी जल विद्युत परियोजना, तो आप सुनिश्चित करें कि उस आने वाले उस आसपास के 4, 5, 6 गांव जितने भी उसमें बाधित हो रहे हैं, क्योंकि देखो थोड़ी जमीन तो जानी होती है, ऐसा तो है नहीं कि गांव बगैर गांव खाली कराए आप जो कोई भी छोटा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो आप ये सुनिश्चित करें कि वहां पर हम उन गांव के लोगों को, नौजवानों को गारंटीड रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। फिर उसमें जो आसपास के 15-20 किलोमीटर का एरिया जो पड़ता है, और 10 गांव उसमें और जुड़ जाते हैं, 20 गांव और जुड़ जाते हैं, वहां पर हम बिजली की जो एक तरह से रेट है उसको हम आधे रेट पर देंगे, यानी 5 रुपए तो 2.5 रुपए देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था पे, इस तरह के कानून बना करके आप
छोटी जलविद्युत परियोजनाएं ऋषिकेश से लेकर के और गंगोत्री तक 150 से ज़्यादा छोटी जलविद्युत परियोजनाएं बना सकते हैं। और बिजली देखो आप, हम कितनी हमारी बिजली बनती है, और इसके लिए इन्वॉल्व किसको करना पड़ेगा? इन इन्वेस्टर्स को करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल पर आप ये दांव, क्योंकि पैसा नहीं है सब लोगों के पास व्यापार के अंदर, अगर पैसा होता तो वो प्लान ना करते, उनके पास में व्यवस्था होती तो वो प्लान ना करते। तो इस तरह की चीजों पर हमारा फोकस है। यही बात हम, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, यही बात हम बात करते हैं अपनी बागवानी पर। बागवानी पर आप जाके देखिए, चक्रोता से लेकर के और उत्तरकाशी तक, हमारा सेब, हमारे दूसरे फल, हमारी दूसरी चीजें कम नहीं है हिमाचल से। जरूरत है कानून बनाने की, व्यवस्था देने की उन बागवानों को जिनकी जमीनों पर बंदर और बाघ और तमाम तरह के जानवर जो है ना उसको, फसल को, उनके सेब को, उसको खराब कर जाते हैं। और फिर हम उनको क्या बीज व्यवस्था क्या दे रहे हैं, सरकार क्या सब्सिडी दे रही है? इस तरह की व्यवस्थाओं पर अगर सरकार पैसा लगाती है, इन्वेस्ट कराती है, बहुखंडी जी अभी देखिए बात निश्चित रूप से पूरे देश में इसका ठीक है इसका लाभ मिलेगा। बहुखंडी देखिए, दिल्ली में भी पत्रकारिता मैंने की, मैंने बहुत लोगों को देखा वहाँ पर, जो यहाँ के युवा है जो रह रहे हैं वहाँ पर, कई लोग जो पलायन कर कर गए हैं वहाँ पर, उत्तराखंड के दिल्ली में रह रहे हैं। और यहाँ पर आने से पहले मैं उत्तराखंड में 15-20 दिन में ऐसे घूमा था, और ख़ासकर मैं पहाड़ी इलाकों में घूम रहा था। वहाँ पर भी कई लोगों से ऐसे मेरी बातचीत हुई, ऐसे चर्चा हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, जब बातचीत हुई तो यहाँ पर जब यही चीज़, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भाई तुम लोग यहाँ पर अगर तुम्हें 10,000 12,000 रुपये मिल रहे हैं तो तुम लोग यहाँ पर नौकरी करने के बजाय क्यों बाहर चले जाते हो? तुमको वहाँ पर 4-5 ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल जाते होंगे, या उतना ही मिलते होंगे, क्यों चले जाते हो? साथ में अपने माँ बाप को भी तुम लोग सब लोग लेकर चले जाते हो। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कही थी खेती। आपको मालूम है कि बीजेपी के आने से पहले यहाँ पर खेती का सत्यानाश हो रहा था, इस बात को भी समझना होगा। और कोरोना काल में, जब कोरोना काल आया तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, इसको भी देखिए, समझिएगा। कोरोना काल में, क्योंकि मैं अभी कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, कोरोना काल से पहले खेती और अब खेती में बड़ा अंतर आया है। लोग खेती छोड़ कर गए यहाँ पर, अपना खेत छोड़कर, कह रहे हैं क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अपने माँ बाप को उसी में बेचारे 10,000 20,000 कमा रहे हैं, माँ बाप को उसी में रख रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। लेकिन रिवर्स प्लान जो कोरोना के दौरान हुआ यहाँ पर, उसमें यह देखा गया कि बीजेपी ने जिस तरह से स्वरोजगार की तरफ लोगों को बढ़ाया, इसको समझिएगा, स्वरोजगार की तरफ लोगों को बढ़ाया। मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पर कि क्या नाम है, कुछ महिलाएं जो है जिस तरह से स्वरोजगार के तहत काम कर रही हैं, ठीक है। बीजेपी ने स्वरोजगार की तरफ महिलाओं को बढ़ाया और उनसे कहा आप खेती कीजिए, हम आपके साथ हैं। कई जो लोग हैं, कई ऐसी माता बहनें हैं जो रुक गई, जो अपने बच्चों के साथ नहीं गई, वो फिर से खेती कर रही हैं और स्वरोजगार के तहत काम कर रही हैं यहाँ पर। ये एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, मशरूम, मैं मशरूम की बात कर रहा था, मशरूम के तहत कई जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं, वो अच्छा खासा वो पैसा कमा रही हैं। और ये जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक काम किया जा रहा है सर, ये तो एक अच्छा, देखिए सरकार आपकी रहे चाहे बीजेपी की रहे, फायदा लोगों को मिलना चाहिए। बात यहां पर ये है, देखिए लास्ट टाइम में यही आता है, फायदा लोगों को मिलना चाहिए। तो इसलिए अगर आपकी सरकार आती है, जनता आपको चुनती है, आप और फायदा दे दीजिए। लेकिन अगर ये सरकार फायदा दे रही है तो आप कहिए ना, स्वरोजगार काम कर रही है, अच्छा काम है, ठीक है, मशरूम की खेती बढ़ रही है, लोग यहाँ पर दे रहे हैं, अच्छी बात है। लोग रुके हैं और ये देखा है मैंने, खेती कर रहे हैं आज लोग, और कई युवा बच्चे रुक गए खेती करने के लिए कि चलो ठीक है अब सरकार कह रही है तो कुछ करते हैं। देखिए, ये कुछ हवाई उदाहरण आप दे रहे हैं, माफी चाहता हूँ बोलते हुए, मैं भी पत्रकारिता बैकग्राउंड से और रिसर्चर हूँ। 5% नहीं, ये आप गलत हुआ चले गए। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप लोग चूंकि नेता हैं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं 5% से ज्यादा 5% से ज्यादा लोग रुके नहीं है। पहली बात, मैं बहुखंडी जी से समझना होगा, या तो आप लोग पहाड़ जा नहीं रहे हैं, आप लोग धरातल की राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग देखना नहीं चाह रहे। लीजिए, 5% से ज्यादा लोग नहीं रुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो रुके हैं, सुनिए, जब मैं भी पहाड़ से निकला था ना, तो एक दिल्ली नई, जब हम देखते हैं, मैं आज सुबह भी किसी से डिस्कशन कर रहा था, तो हमको नई दिल्ली दिखाई देती है। हम जब वहां जाते हैं तो पता चलता है दिल्ली, नई दिल्ली का मतलब खोड़ा भी है, ठीक है, जिसमें वो देखिएगा रिपोर्ट, एक बड़े पत्रकार की बहुत मजेदार रिपोर्ट है कि किस इनह्यूमन कंडीशन में लोग रह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रुके हैं, वो उनको समझ आ गया कि वो हम गलत गए थे, वापस आ गए हैं, वो रह रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं और लोग रुके, मैं उसको नहीं कर रहा हूं।
मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ कि टोटल जो NDBRI की, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उत्तराखंड के अंदर 400 ml पर लीटर का हमारा एवरेज कंजम्पशन है। 52,800 लीटर के लगभग पर डे, 80,000 लीटर के करीब पर डे का कंजम्पशन है उत्तराखंड के अंदर। मिल्क डेयरी को आप देख लीजिए उत्तराखंड में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना बाहर से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं ना, मिल्क प्रोडक्शन में कोई बड़ा इन्वेस्टर यहां आ रहा है कि जो मिल्क प्रोडक्शन करने की बात करेगा? या मिल्क में भी दो अलग अलग इश्यूज हैं। हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा था कि हम करेंगे, अब सरकार नहीं बनी तो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा था कि दूध भी दो तरह का है। देहरादून के कांवली रोड का जो दूध है, जो भैंस पूरी जीवन 10x10 में जगह में घूमती रहती है और बेचारी का मानसिक स्वास्थ्य खराब है, उसको खाना कैसे मिल रहा है, वो एक है। और मोरी चक्राता या और ऊपर उत्तरकाशी के गायब का भी देख लीजिए, जो शुद्ध हवा खा रही है लेकिन दूध कम देती है। दोनों में दूध में डिफ्रेंशिएट है। क्या इस दूध पर हम कोई काम कर रहे हैं? वो अगर हो रहा है तो वेलकम है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पहाड़ के अंदर कि रिवर्स प्लान हुआ है, उसको हम सिंपल से ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। 2018 की प्लान आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए और अभी 2022 में उन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई है, दोनों रिपोर्ट देख लीजिए। वो जितने गांव 750-800 गांव भुतिया हुए थे वो वैसे के वैसे हैं। अनिल बलूनी जी एक हमारे सम्मानित राज्यसभा सदस्य है, सांसद है, उन्होंने घोषणा करी थी आज से 4 साल पहले कि मैं अपने गाँव का एक रिवर्स प्लान का मॉडल डेवलप करूंगा। एक आदमी उस गाँव में नहीं वो रिवर्स कर पाए हैं। वो गांव आज भी भुतिया है। पहले उन्होंने कहा था मैं इगास बनाऊंगा, इस साल उन्होंने इगास भी यहाँ से सर आपको मालूम है दिल्ली में 15-15 साल से 20-20 साल से लोग रह रहे हैं बाहर। आपको मालूम है क्यों रह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने उस हिसाब से उन्हें वो नहीं दिया जो उनको चाहिए था। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं दी सर। आप लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अभी नए नवेला कोई नहीं गया है दिल्ली, बहुत कम लोग गए हैं। हुआ है पलायन, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनिए सर, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है लोगों ने वहां पर घर खड़े कर लिए, लोग नहीं आना चाह रहे हैं। क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? क्योंकि विजन नहीं था। अब विजन आ रहा है तो आप लोग फिर नहीं चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पर आए। मैं वही तो कह रहा हूँ, विजन बता दीजिए, विजन कहां से आ रहा है? क्या सर विजन नहीं दिख रहा है आपको? पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक के लिए कोई विजन है इसमें? ठीक है संजीव भाई, अब आपको वो थोड़ी ना बताएंगे इस मोहल्ले इस गली के लिए, इस मोहल्ले इस गली के लिए विजन है। मुझे नहीं बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। नहीं सर, इस बात को समझना बताना पड़ेगा ना कि इस सुनिए, इस जिले में सुनिए सर, इसीलिए सांसद बनते हैं, आपको सांसद पार्षद बनते हैं। हर चीज का सुनिए, हर चीज का अपना अपना एक सवाल होता है, उससे लेना पड़ता है। अब आपको ये थोड़ी ना ये कि इस गली में इस नंबर पर इस घर को ये फायदा मिलेगा, सर ऐसा नहीं होता है। इस बात को समझना पड़ेगा। विजन हर घर के लिए होता है। पब्लिक को एक बताया तो जाएगा कि क्या आइडिया है। ठीक है संजीव जी। हाँ देखिए, मैं कांग्रेस की तो बातें नहीं करता, ना इनके अंदर सोच है, ना विकास है। विकास की कभी रही ना विकास इन्होंने करा, और हमेशा नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सोच है, छोटी सोच के लोग हैं। और जिस तरह से अभी हम रिवर्स प्लान की बात कर रहे थे, तो मेरे कांग्रेस के मित्र लगातार रिवर्स प्लान करने वालों को भी एक हतोत्साहित करने की जिस तरह से बातें कर रहे थे, तो उससे इनकी मंशा, इनकी सोच और इनकी मानसिकता पूरी जग जाहिर होती है, पूरी जग जाहिर होती है। हमारी पार्टी तो काम कर रही है मेरे भाई, हमारी पार्टी तो काम कर रही है। हमारी पार्टी तो स्वरोजगार के लिए भी काम कर रही है, रोजगार के लिए भी काम कर रही है, भेड़ पालन के लिए भी काम कर रही है। कौन सी भेड़ पाल दी आपने ये बताइए? 2018 की रिपोर्ट अब 23 में क्या हो रहा है? भेड़े लेके आए हैं, पता करिए उनका क्या हुआ है, पता कीजिए उनका क्या हुआ है, उसके ऊपर काम चल रहा है, डेयरी उद्योग पर काम चल रहा है, और जैविक खेती पर काम चल रहा है, हॉर्टिकल्चर पे काम चल रहा है, अरोमा खेती पर काम चल रहा है, एग्रीकल्चर पे काम चल रहा है। आपकी सरकारों में 4-4, 5-5 साल जो गन्ना मूल्य का भुगतान लंबित रहता था, हमारी सरकार हर साल में इमीडिएट भुगतान कर रही है। ये उपलब्धि है हमारे सरकार की। आज किसान खुश है। आपकी सरकारों में यूरिया की कालाबाजारी हुआ करती थी। आपके नेता और बड़े बड़े आपके मुख्यमंत्री राजस्थान तक के वो लोग इन्वॉल्व पाए गए यूरिया की कालाबाजारी में। फैक्ट्रियों से ही वो लोग अपने प्लांट्स पर यूरिया की कालाबाजारी करते थे, और आज की तारीख में यूरिया पे हमारी सरकारों के द्वारा 50% सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। नैनो यूरिया हम लोग लेके आए हैं, जो 1100-1200 रुपये की बोरी 400 रुपये में हम लोगों ने उपलब्ध कराई। ये किसान की आय को दुगना करने की दिशा में बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है। सॉइल टेस्टिंग के लिए, उन्नत बीज देने के लिए किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि देने की बात हो,
और मनीष जी देखिए, बड़ा एक आत्मविश्वास और गारंटी जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है उसके ऊपर लोग कितना विश्वास करते हैं, उसका एक बहुत छोटा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में कहा कि हम किसानों को 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि देंगे। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा हम 72,000 रुपये देंगे। आपके 72,000 को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और 6,000 रुपये को स्वीकार किया। 6,000 को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि तमाम जनता माननीय मोदी जी को उनकी बातों पर, उनकी जो भी वचन होते हैं, उनकी जो गारंटी होती है उस पर विश्वास करते हैं। जो ये बोलेंगे वो करेंगे। अभी सिलकारा में टनल हादसा हुआ, कांग्रेस का जो यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी को हरे झंडी लेके सिलकारा के बाहर दिखा रही थी। मैं सोचता कितना शर्मनाक है, जहां तमाम देश एक अपने प्रार्थना के हाथ खड़े कर रहा था उन 41 मजदूरों के लिए, जहां तमाम पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, हर व्यक्ति, हमारे डी.के. पॉल जी बैठे हैं, डी.के. पॉल जी ने भी उस दिन बहुत सकारात्मक बात कही और उन मजदूरों के साथ खड़े रहे। लेकिन यही कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, वो इतने बेशर्मी के साथ बात कर रहे थे, इतनी बेशर्मी के साथ बात कर रहे थे। और जब कोई भी योजना होती है, परियोजना होती है, कोई भी नफा होता है, नुकसान होता है, तो उसका क्रेडिट और डिसक्रेडिट जो भी नेतृत्व कर रही है सरकार उसके ऊपर जाता है। अगर कुछ भी गलत होता है तो उसका डिसक्रेडिट भी उन्हीं को झेलना होता है। तो जब 41 मजदूरों का प्राण रक्षा के लिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे मशीनरी की बात हो, चाहे विदेश से जो टनल एक्सपर्ट हैं उनको बुलाने की बात हो, वो लगातार सिलकारा टनल पर बैठकर मार्गदर्शन करते रहे। और 5-5 तरफ से जो हमने उन मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकालने का जो एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर पूर्ण किया, तो मैं सोचता हूँ ऐसे में क्रेडिट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जाता है, जो 4-4, 5-5 दिन वहाँ पर कैंप किए रहे। जितने हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, हमारी ओएनजीसी है और तमाम एजेंसीज जो जिन्होंने दिन देखा ना रात देखा, जिनके 4-4, 5-5 दिन की नींद उन्होंने नहीं देखी, आंखें लाल हो गई, उन लोगों ने काम किया लगातार। उस पर भी राजनीति की गई थी, ठीक है, काम किया, उस पर भी ठीक है। हम एक ठीक है, मैं सोचता डी.के. पॉल जी एक से बाज आइए कभी। डी.के. पॉल जी एक रिपोर्ट है, देखिए 11 मार्च 2023 की बात बता रहे हैं, रिपोर्ट है। ग्रामीण विकास व पलायन निवारण आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा था, 11 मार्च 2023 की बात मैं बता रहा हूं। उस रिपोर्ट में था, आयोग ने कहा है कि 2008 से 2018 तक के 10 वर्षों की अवधि में, ठीक है, 1,18,981 लोगों ने अपने गांव में स्थायी रूप से पलायन किया था, जबकि 2018 से सितंबर 2022 के बीच स्थायी पलायन करने वालों की संख्या घटकर 28,531 रह गई। ऐसे में जो बताया जा रहा है, जो मैं बार बार कह रहा था, जिसको हवा हवाई भी कह रहे थे बहुखंडी भाई साहब, यहां पर क्या था, स्वरोजगार, जो स्वरोजगार की बात हो रही थी, स्वरोजगार से उन लोगों का आय का साधन बढ़ा। इसलिए पारंपरिक कृषि परिदृश्य अभी भी 5 साल पहले जितना निराशाजनक रहा उससे कई बेहतर हुआ है। तो इसलिए भी ये काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध हुआ था, इसलिए भी लोगों ने रिवर्स प्लान किया था। मैं वही कह रहा था, मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा था बहुखंडी जी, मैं आपको बात बता रहा था। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी जैसे जो स्थायी रूप से जहाँ प्लान हुआ था वहाँ पर भी प्लान रुका था और कम हुआ प्लान। जहाँ पर प्लान सबसे ज़्यादा हो रहे थे वहाँ पर प्लान कम हुआ। इस चीज़ को समझने वाली बात थी। डी.के. पॉल जी देखिए, अगर स्वरोजगार के तहत महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अब मैंने कहा ना कि गांव जाना पड़ेगा, मैंने कहा ना कि मैं गांव गया, मैं ऐसे ही हवा हवाई गांव नहीं गया, क्योंकि उत्तराखंड को समझने के लिए आपको पहाड़ पर जाना पड़ेगा। आप मैदान पर उत्तराखंड को नहीं समझ सकते हैं, पहाड़ पर समझ सकते हैं। उत्तराखंड को समझने के लिए मैं पहाड़ पर गया था, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ लोगों से बात किया, वहाँ पर रुका, मैंने उन लोगों से जब बात चर्चा की तब ये चीज़ें सामने आई कि भाई चीज़ें हुई हैं, लोग रुके हैं, और इसका जो सबसे बड़ा कारण रहा स्वरोजगार ये। और फिर हम लोगों को जिस तरह से खेती, अब जैसे मोटे अनाज की बात की गई, प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही, उसके बाद से लगातार मोटे अनाज पर भी काम होना शुरू हो गया। डी.के. पॉल जी देखिए, बात यह है कि ये राज्य आंदोलनकारियों ने किस लिए मांगा था।
ये इसलिए मांगा था कि हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे परेशान थे लोग, और मूलभूत सुविधाओं के साथ में उनकी अपनी किसानी थी। मैं आपको बता दूं 2000 राज्य बनने से पहले अगर आप हमारे राज्य के किसानों की स्थिति राज्य बनने से पहले 20 साल की देखें ना आप, 1980 से लेकर 2000 तक की आप देखेंगे, तो आज से 100 गुना ज़्यादा सक्षम थे हमारे किसान। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मंडल बनने के कारण से उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ के राज्य के लिए स्पेशल योजनाओं का कहीं ना कहीं देने का काम करती थी। और किसी उस समय पर किसान जो हमारा जो कानून था यहाँ पर भू कानून, वो बहुत समृद्ध तरीके से था। साथ साथ जो जंगली जानवरों पर जो कानून था वो बहुत स्पष्ट था। जंगली जानवर, आज तो जंगली जानवर को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, आपकी फसल खा जाएगा, वो चट कर जाएगा और वो उस पर हाथ भी नहीं लगा सकते। बात ये नहीं है, जो आप बात ये है एक्चुअली जो योजनाएं सरकार की हैं, चाहे भारत सरकार की है चाहे राज्य की सरकार की है, राज्य में जो सरकार है स्थित, उसको उन दोनों योजनाओं को गांव के आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी महिला तक पहुंचाने का काम है। ये नहीं हो पा रहा है पूर्ण रूप से। इस पर कहीं ना कहीं कोताही सरकार बरत रही है। या तो इनके पास में जो है आंगनबाड़ी चाहे आशा कतरी जो इसका माध्यम है, उन लोगों को सही तरह से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, परेशानियों का सामना कर रहे हो। आप बात को समझिए थोड़ा सा। देखिए ये विषय बहुत गंभीर है। जो आपने बात कही मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, आप मुझे समय दीजिए। अगर सरकार बहुत पॉजिटिव होकर के उस गांव के आखिरी, जहां पे 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, क्या हमारा कर्मचारी 20 किलोमीटर पैदल चल पा रहा है उस गांव तक, उस आखिरी बहन को जो है ना उस सुविधा का, उस व्यवस्था का लाभ देने के लिए? ये कहना टीवी पे बैठना कह देना अलग बात है, भी काम करने की जरूरत है। ये नहीं वो योजना तो है पर वो लागू भी है, पर वो व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रही क्योंकि यहाँ कमियां है भाई साहब। उस कमियां को दूर करने के लिए जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ बार बार, उन इन्वेस्टरों का इन्वेस्टमेंट उन गांव में भी लगे, बिल्कुल, जिसके लिए राज्य मांगा था। बहुखंडी जी देखिए, यहाँ पर जब फिर हम विकास की बात करते हैं, मैंने आपको बताया, देखिए इसे समझना पड़ेगा कि हर चीज हवाई नहीं होती है। हर चीज ये नहीं है कि हम राजनीति से ही, राजनीतिक चश्मे से ही देखें। हमें कभी कभार आम आदमी के चश्मे से भी देखना बहुत जरूरी है, और उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर राजनीति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। राजनीति इसीलिए करता है ताकि जनता के, हम मुद्दों को, जनता के सही तरीकों को उठा सके। अगर सरकार या फिर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं या आप कोई अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं तो उसका सबको समर्थन करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि भाई हमें विरोध करना है सरकार का, आप कुछ भी होगा सरकार का विरोध करना है, ये बोल दिया गया है, ऊपर से लिखित आ गया है। मोदी जी का विरोध कीजिए, वहां के मुख्यमंत्री का विरोध कर दीजिए, वो काम अच्छा कर रहे हैं तब भी विरोध कीजिए। दो बातें मैं आदरणीय संजीव वर्मा जी से कहूंगा कि एक तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा शब्दों की मर्यादा सीखनी चाहिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम तो नहीं करते। पहली बात, सिलक्यारा पे इन्होंने बात करी है। सिलक्यारा के अंदर पहले दिन पता चला 40 मजदूर हैं, दूसरे दिन पता चलता 41 मजदूर हैं। इतनी बड़ी टनल के अंदर लोग घुस रहे हैं, उनका डाटा एंट्री ठीक से नहीं है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पता चलता है कि उसमें से 10 या 11 मजदूर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड मजदूर भेज दिए गए। दूसरी बात, तीसरी बात पता चलती है कि इसके अंदर 41 मजदूरों में से उत्तराखंड के सिर्फ 2 मजदूर हैं, एक कोटद्वार का और दूसरा पिथौरागढ़ का, बाकी के 39 मजदूर बाहर के। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, इतने संवेदनशील बोलने दीजिए करते हो भाई। अरे इनको 10 सेकंड आ रहे हैं, 10 सेकंड इनको बोलिए, अंदर इनको बोलिए चुप रहिए। 40 थे या 41 ठीक है संजू भाई चुप हो जाइए। संजू भाई 10 सेकंड है, संजू भाई अब नॉलेज नहीं है, चुप रहिए। हाँ ठीक है, अरे नॉलेज आपको नहीं है, नॉलेज आपको नहीं है, क्या बकवास किए जा रहे हैं यहाँ पर? बकवास आप करते हैं, शर्म नहीं है आपको, आप लोग शर्म नहीं है, असंवेदनशील लोग आप लोग। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आप मेरे पर चले जा रहे हैं। अरे मैं भी जानता हूँ बोलना, मैं सड़क से और विश्वविद्यालय तक गया हूँ। बड़ी बात सुन लीजिए, जो कानून है उसके क्या बोलते हैं उसको, मजदूर जो कानून है, उन कानूनों का किसी का पालन नहीं हुआ था सिलक्यारा के मामले में, ठीक है। उसके अलावा जो टनल को लेकर है, जो उसके अंदर एक रेस्क्यू के लिए पाइप रहती है, जो ह्यूम पाइप जिसे कहते हैं, वो पाइप मिसिंग थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस कोई हानि तो नहीं सर, ये रिपोर्ट आपको, हानि तो नहीं हुई, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जान की हानि नहीं हुई। पिछले 5 साल में 20 बार मलबा वहां आया है, रेस्क्यू किया 20 बार मलबा। ये फिर बोलिए इनको, बोलिए चुप रहिए, फिर बोलिए इनको चुप, बोलिए चुप रहिए। कैसी भाषा इस्तेमाल राजनीति करते क्या, कैसी भाषा इस्तेमाल करते? समय कम है मेरे पास, ठीक है, ठीक है सर, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है सर, समय कम है मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो हमारे इस स्पेशल
रिपोर्ट में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने की देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।